आप सभी का रामोवी टॉपर शो में हार्दिक स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मेरे साथ हैं इंदौर से मानस गुप्ता, जिनकी एसएससी सीजीएल 2020 में ऑल इंडिया रैंक 41 है। ये सफलता इन्हें अपने दूसरे प्रयास में मिली। पहले प्रयास में इनका सिलेक्शन कुछ नंबरों से नहीं हो पाया था। उसके बाद दूसरे प्रयास में इन्होंने इतना जमकर परिश्रम किया और कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी इनके पास थी, ऐसा एग्जीक्यूशन था कि सीधे सीधे टॉप 50 में रैंक लेकर आए हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने ये मुकाम हासिल किया। मानस की जर्नी में एक और अच्छी बात है कि इन्होंने पूरी तैयारी सेल्फ स्टडी की तरह की है। यूट्यूब का बढ़िया इस्तेमाल किया है, सारा कंटेंट वहाँ से कवर किया है, तो वो भी जो बच्चे सेल्फ स्टडी से तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग आपको पता चलेगा। वीडियो अंत तक देखना है आपको ये पूरा इंटरव्यू, क्योंकि इसमें ज़िंदगी के कई मायने आपको मिलेंगे, जो आपकी कहते हैं पढ़ाई की जो लाइफ है और जो आपकी और भी जो पर्सनल लाइफ के इर्द गिर्द चीज़ें घूमती हैं उसके बारे में भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए मानस से मिलते हैं और इनकी पूरी जर्नी को टटोलते हैं उन सवालों के थ्रू जो बिल्कुल सटीक हैं, जो वो उत्तर निकालेंगे जो आपको चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मानस, आपका बहुत बहुत स्वागत है रामोवी टॉपर शो में। थैंक यू सो मच सर। तो आप इंदौर से आते हैं, जो देश का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है। यस सर। कितने सालों से चल रहा है ये? सर मेरा मतलब बर्थ ही इंदौर में हुआ है और हाँ। पिछले 5 साल से लगातार इंदौर क्लीनेस्ट सिटी है। और अभी फिलहाल दिल्ली एक्सरसाइज में आए हैं, अब देखते हैं। राइट, तो दिल्ली का वेदर कैसा लग रहा है आपको? सर बढ़िया है, मतलब धीरे धीरे थोड़ा अडेप्ट हो जाऊंगा। अभी थोड़ा ठंडी ज़्यादा है यहाँ पे। ठंडी और पॉल्यूशन भी ज़बरदस्त है सर, है मतलब अच्छा है। अच्छा मतलब खराब? दूसरे वाले सेंस में अच्छा, दूसरे वाले। जी सर। ठीक है। तो आप प्रॉपर इंदौर से हैं? प्रॉपर इंदौर से सर। इंदौर, वहीं आपकी बर्थ हुई, वहीं आपने पूरी पढ़ाई वढ़ाई करी? सब कुछ वहीं से। ठीक है, तो थोड़ा सा अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए कि। सर मैं मतलब 1st to 12th तक जो है मैंने वो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़ाई की है। मतलब तो 11-12 में मैंने पीसीएम लिया और उसके बाद पीसीएम लेने के बाद जो सब करते हैं वही मैंने भी किया। आईआईटी जेईई दिया और फिर अच्छा मार्क्स नहीं आया तो, क्योंकि कोचिंग नहीं की थी उस टाइम पे, तो फिर एक लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग किया मैंने, आईटी बैकग्राउंड से। फिर उसके बाद मतलब ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अच्छा, आईटी कंप्यूटर सीएसआईटी जो होता है। जी सर। आईटी ब्रांच से आपकी इंजीनियरिंग जी। फिर उसके बाद मैं 1.5 साल टीसीएस में जॉब किया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जो एक बड़ी कंपनी है, उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह मैंने काम किया। और उसके बाद में देन आई लेफ्ट द जॉब एंड गिव माय फाइनल अटेम्प्ट। पहला अटेम्प्ट जॉब के साथ ही दिया था मैंने। ग्रेजुएशन कब पूरा हुआ आपका? 2019 में। और पहला अटेम्प्ट कब दिया आपने? 20 में जो 19 वाला पहला अटेम्प्ट हुआ था, 19 का पेपर जो 20 में हुआ था वो पहला अटेम्प्ट था। तब आप जॉब में थे? तब जॉब में था मैं। ओके, तो कैसे आपको ये महसूस हुआ कि सीजीएल आपके लिए सही नौकरी हो सकती है? सर 2017 में जब मैं 2nd या 3rd ईयर में था तो मेरे फादर ने बताया था एक्चुअली में कि एसएससी सीजीएल के थ्रू उनके किसी फ्रेंड का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी में सिलेक्शन हुआ, तो उन्होंने बताया था कि एसएससी करके एक एग्जाम होती है जैसे यूपीएससी। पापा के दोस्त का कोई बेटा बेटी? जी। ओके। उन्होंने बताया कि यूपीएससी जैसे ग्रुप ए के ऑफिसर्स को रिक्रूट करती है, वैसे एसएससी कमीशन है जो सारी भारत सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं उनमें ग्रुप बी और ग्रुप सी की भर्तियां करती है। तो आपको पापा लोगों की नजर सरकारी नौकरी भी रहती है? जी सर। क्या करते हैं पापा आपके? मेरे पापा खुद मतलब सर्विस सेक्टर में है। अच्छा। प्राइवेट सेक्टर में है, वो आइशर मोटर्स कंपनी जो है उसमें। ओके। और मदर सर हाउसवाइफ। फैमिली में कौन कौन? एक छोटा भाई है सर, वो अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मतलब हैकर एक्चुअली में, वो सिक्योरिटी इंजीनियर है। तो वो सिक्योरिटी इंजीनियर है। वो भी तो गवर्नमेंट जॉब के नहीं सोच रहा है? सर अभी तो कुछ नहीं सोच रहा है ऐसा, लेकिन शायद हो सकता है आगे सोचे। ओके, तो फिर आपने इस एग्जाम के बारे में मालूम किया होगा कि क्या है? जी सर। फिर उसके बाद में मतलब जर्नी ऐसा हुआ कि 2017 में उन्होंने मुझे बता दिया, तो मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट तो आया था कि चलो ठीक है यार, मतलब हम देखते हैं एसडीएम या डीएम बन जाऊंगा थोड़े टाइम बाद, ऐसा कुछ देखा। तो मैंने पहला अटेम्प्ट अपना बिना कुछ पढ़े, मतलब थोड़ा बहुत ऐसे 2-3 पेपर देख के, और सीएचएसएल। ये मानस, जो आपने अभी बोला ना कि एसडीएम और डीएम वाली रैंक, ये थोड़ा सा समझाइएगा कि ये प्रमोशन होने के बाद आपको ये इक्विवेलेंट रैंक्स मिल जाती हैं क्या? यस सर। तो थोड़ा सा बताएंगे आपकी एक्साइज इंस्पेक्टर यानी जो जीएसटी इंस्पेक्टर है जी, उसमें कैसे प्रमोशन होता है, टाइम फ्रेम क्या है, और उस रैंक को अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से कंपेयर करें जी, तो वो क्या इक्विवेलेंट रैंक होती है? जैसे अभी मैं 4600 ग्रेड पे लगा हूँ, ग्रुप बी का ऑफिसर, एक्साइज इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर लगा हूँ। अभी मेरा प्रमोशन होगा तो मैं एसपी बनूंगा, जो 4800 ग्रेड पे गेजेटेड पोस्ट होती है, सुपरिटेंडेंट ऑफ एक्साइज। ओके, सुपरिटेंडेंट को एसपी, ठीक है। तो वो जो है वो 4800 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। और उसके बाद जो प्रमोशन होता है वो आपका असिस्टेंट कमिश्नर का प्रमोशन होता है 5400 ग्रेड पे, जिसपे सीधे एक आईआरएस ऑफिसर रिक्रूट होता है। यूपीएससी के थ्रू जो आईआरएस आता है। जी सर। तो ये दूसरा प्रमोशन आपका हो जाएगा। और ये कितने टाइम में प्रमोशन सर? ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर ये होगा कि ये चीज़ जोन टू जोन डिपेंड करती है।
द फास्टेस्ट जोन जो जीएसटी में प्रमोशन देता है वो भोपाल जोन है। भोपाल जोन में सबसे ज़्यादा, और सबसे ख़राब जो है वो अभी तक दिल्ली जोन माना गया है। दिल्ली जोन में प्रमोशन 2010 बैच का भी सर अभी तक एसपी का प्रमोशन नहीं आया है। ओके, तो दिल्ली आपने क्यों ले लिया फिर? सर प्रमोशनल एस्पेक्ट से नहीं लिया मैंने, लेकिन दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से कि मान लो अगर फ्यूचर में यूपीएससी का मन हुआ या आपको कुछ और भी अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करनी है तो उसके लिए दिल्ली कैपिटल है सर। दिल्ली में पार्लियामेंट भी पास में ना तो वो भी कहते हैं ना मन में आ सकता है ना, नेता बन जाते हैं। नहीं सर वो तो नहीं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बताओ यार, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। अभी मैं देख रहा हूँ इस साल की जीएसटी इंस्पेक्टर और एक्साइज इंस्पेक्टर लोग बहुत प्रेफर कर रहे हैं टॉप रैंकर्स। मतलब 41 रैंक पे 2 साल पहले सब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लेते थे, आपने 41 रैंक पे जीएसटी इंस्पेक्टर क्यों लिया? सर इनकम टैक्स न लेने का एक रीज़न ये है कि एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अब उसमें मतलब वो वाली चीज़ नहीं बची है जो पहले हुआ करता था कि प्रमोशन थोड़ा सा फास्ट है, या फिर एक तो फेसलेस हो गया। तो जीएसटी भी हालांकि ऐसा सुना है। फेसलेस क्या मतलब, इसका एक्सप्लेन करो। फेसलेस का मतलब ये होता है सर कि जैसे पहले ऐसा होता था कि मेरे जुरिस्डिक्शन में जो बंदा आएगा उसका इनकम टैक्स का असेसमेंट मैं ही करूंगा, लेकिन फेसलेस होने के बाद में उस बंदे की फाइल, जिसकी मेरे पास फाइल असेसमेंट करने की आई है, तो मेरे को पता ही नहीं है कि वो बंदा कौन है। ओके, तो आपका एक तरह से कल भोकाल कम हो गया। भोकाल कम हो गया जी सर। पहले आपको पता था कि किसको नापने जा रहे हैं, जी अब आपको पता नहीं कि नाप किसको रहे हैं। जी सर जी सर। ओके, जैसे कॉपी में नहीं होगा कि रोल नंबर लिखोगे नाम नहीं लिखोगे। हाँ है ना, तो नाम नहीं पता चलेगा कि कौन है। ओके, तो ठीक है, मैं समझ गया। जीएसटी में कहीं गवर्नमेंट ने जब से जीएसटी इम्प्लीमेंट किया है, आई थिंक जीएसटी को लेके यही क्रेज इधर आ गया क्या कि व्यापारियों के ऊपर आप रेड मार सकते हो? सर वो भी है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे अभी जैसे जो नए बच्चे एसएससी के हैं ना, उनको सारी चीज़ें पता नहीं होती। जैसे आप देखेंगे सर इनकम टैक्स और जीएसटी जैसे नाम में आता है वो रेड मूवी का सोचने लग जाते हैं कि हम जाते से दीवारें खोदेंगे। ऐसा नहीं होता, एक्चुअली में चीज़ें बहुत अलग होती हैं रियलिटी में। और जीएसटी का दायरा हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि वो मोदी गवर्नमेंट लेके आई है उस चीज़ को, और वो धीरे धीरे बढ़ना ही है। तो आने वाले समय में वो चीज़ एक्सपैंड ही होना है। हालांकि अभी आपको इसमें 2 चीज़ें पढ़ना होती है जीएसटी में जब आप आते हैं, तो एक अकाउंट्स और एक टैक्सेशन। जब 2 से 3 साल में आपको ये 2 अच्छे से पता चल जाता है, जैसे हम खाने का बिल कहीं रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो उसमें आपने देखा होगा सर, एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी, एक होता है आईजीएसटी। इनके सारी की रूलिंग होती है डिपार्टमेंट में। जब आपको ये समझ में आ जाती है ना, तो आप किसी भी कंपनी के ऊपर जब आपको दिखता है, आपको फील होने लग जाता है कि इसके बिल में कुछ गड़बड़ है, तो वो काम जो होता है वो एक जीएसटी इंस्पेक्टर का होता है। डेस्क जॉब और फील्ड जॉब दोनों होता है, तो मेरे को इसलिए मैंने चूज़ किया। प्लस सर वर्दी का क्रेज़, 3 स्टार वर्दी का क्रेज़ जो था वो भी है। बिल्कुल, वो खाकी वर्दी जी है ना जी। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को वर्दी नहीं मिलती है क्या? नहीं सर, उसमें वर्दी वाली जॉब नहीं है, वो सिविल। तो ये तो बड़ा एडवांटेज है, वर्दी है इधर, है ना। ठीक है। और आई थिंक जीएसटी का भी ज़्यादा वो भी है, क्रेज भी ज़्यादा है और बढ़िया प्रोफाइल है सर। मतलब अभी ये हुआ है कि टॉप 100 जो रैंक अभी इस बार हुई है, उसमें सबसे टॉप ट्रेंडिंग जो पोस्ट है वो एमईए है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है वो जीएसटी है। और इसमें भी इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखिए कि टॉप 50 बच्चों में से जो टॉप 50 रैंक है उसमें 10 बच्चे हैं जीएसटी जनरल लिया, और 10 के 10 ने दिल्ली लिया है। तो मतलब दिल्ली एक्साइज का एक तरीके से बहुत तगड़ा क्रेज है। राइट, ये बिल्कुल आई थिंक इसके 2 कारण हम समझ सकते हैं ना कि मैक्सिमम बच्चे नॉर्थ के होंगे। जी। और नॉर्थ में दिल्ली हब है जी सर, है ना। हाँ। तो वो उनके लिए सबसे बढ़िया प्रोफाइल भी, प्लस यूपीएससी एम्बिशन अगर है बिल्कुल बेस्ट है आपके लिए। बिल्कुल बढ़िया। तो ये बच्चों के लिए एक अपडेट है कि अब जीएसटी इंस्पेक्टर्स इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स से ज़्यादा डिमांड में है। तो जब आप अपनी प्रेफरेंसेस चूज़ करेंगे तो ख्याल रखिएगा कि ये सब बातों का ध्यान देना है आपको कि आपके लिए क्या सही है नहीं है। हर किसी की अपनी प्रेफरेंस होती है, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंक्वायरमेंट्स एंड बेस्ड ऑन व्हाट टॉपर्स से आप एक कॉल ले सकते हो कि आपको किस किस चीज़ में जाना है, क्या ऑप्ट करनी है। ठीक है। तो मानस, एक क्वेश्चन और भी बनता है, वो ये कि अगर मैं आपकी टॉप 3 चॉइसेस पूछूं, क्योंकि उससे ज़्यादा आइडिया लगता है बच्चों को कि भाई टॉपर्स क्या चूज़ करना चाहते थे, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे। सेकंड क्या था आपकी चॉइस? सर मेरा सबसे पहले तो एक्साइज ही था, दूसरे पे मैंने रखा था एमईए, और थर्ड पे रखा था ईडी। जबकि मेरी जो पूरी फैमिली थी और जो मेरे मामा वगैरह हैं वो सरकारी डिपार्टमेंट में, सब ने बोला कि ईडी ही लेना है। लेकिन सर मैंने ईडी में जो पोस्टेड थे असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, आप लगते हो ईडी में अगर आप एसएससी सीजीएल के थ्रू जाते हो। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईडी में परमानेंट जाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही जरिया है, वो है एसएससी सीजीएल। यूपीएससी से भी आप कभी भी ईडी में परमानेंट एम्प्लॉय नहीं बन सकते हो, और ईडी की सर पावर हम देखते ही हैं। लेकिन मैंने जब बात की तो मुझे पता चला कि सर वहाँ पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, और मुझे थोड़ा सा मेरी सोशल लाइफ, मतलब मुझे ट्रैवलिंग वगैरह पसंद है, तो मुझे थोड़ा सा अपना सोशल लाइफ भी बैलेंस लेके चलना था। तो इसलिए मैंने जीएसटी इंस्पेक्टर लिया कि वहाँ पे थोड़ा सा वर्कलोड भी आप मैनेज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो ये एक रीज़न था, और 3 प्रेफरेंसेस यही थी मेरी, एक्साइज, एमईए एंड ईडी।
मानस, अभी आपकी पूरी प्रिपरेशन जर्नी को हम टटोलेंगे, बट सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आपके मार्क्स इस बार कितने थे? सर मेरे जो टोटल मार्क्स थे वो थे 606 आउट ऑफ 700, जिसमें कि मेरे प्री में मार्क्स थे 183 या 184, रॉ मार्क्स 161 थे, और मेंस में मैथ्स में 190 थे, और इंग्लिश में 175 समथिंग थे। टीयर 3 भगवान की कृपा से 61 मार्क्स आए थे, तो ये सब मिला के 606 मार्क्स मेरे आए थे सर। और आपकी स्कूलिंग पूरी इंग्लिश मीडियम में थी, राइट? पूरी इंग्लिश। अंग्रेजी के नंबर आपको अपने कम नहीं लग रहे हैं? हाँ कम लग रहे हैं थोड़े से सर। कम लग रहे हैं सर, लेकिन मतलब एसएससी का अंग्रेजी थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट। ये नहीं कि आप इंग्लिश मीडियम से तो बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये एक थोड़ा सा गलत पर्सपेक्टिव बना हुआ है ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, पहले अटेम्प्ट के बारे में थोड़ा बताओ, कब दिया था आपने? और सर मैं थोड़ा सा आपको एसएससी की जर्नी का बताता हूँ। मेरी एसएससी की जर्नी एक्चुअली में स्टार्ट हुई 2018 सीएचएसएल में, जो मैंने आपको बताया, मेरे फादर ने बताया। तो 2018 सीएचएसएल में हम ऐसे गए कि भैया हम तो इंजीनियर हैं और इसमें तो इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स जी के आता है, अपना इंग्लिश भी अच्छा है, पेपर फोड़ के आएंगे हम। पेपर देने गया मैं, तो मैथ्स में 25 में से मात्र 18 सवाल बने। हालांकि मुझे पता चलता है कि पहली बार बिना पढ़ के जाके देना 18 सवाल बड़ी बात होती है, लेकिन उस टाइम सर मैं जब पेपर दे के वापस आया, मैं डिप्रेशन में चला गया था। वो जो टाइम था, उस टाइम मैंने आपको बताया मेरा प्लेसमेंट हुआ था, मैंने कंपनी को मेल करके मना कर दिया था कि मुझे आपकी जॉब ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि मैं तो एसएससी करने वाला हूँ, मुझे तो एसएससी बुला रही है। लेकिन फिर क्या हुआ, एग्जाम मार्क्स नहीं देख रहे, मेरे को पता भी नहीं था कि आंसर की भी आती है उस टाइम, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर ये पता चल गया था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। कंपनी को भी मेल करके मना कर दिया, और मुझे डर लगने लग गया कि अब मैं एसएससी भी नहीं कर पाऊंगा। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया, मतलब मैं परेशान रहने लग गया, एकदम अकेले रहने लग गया, सुनसान, जैसा एक आदमी डिप्रेशन में चला जाता है ना, इधर उधर जाने लग गया, मतलब पंडितों से मिलने लग गया कि मेरे साथ क्या चल रहा है। थोड़ा सा अजीब फेस था वो लाइफ का। फिर उसके बाद में मेरे दोस्त लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, मतलब मेरे जितने भी दोस्त हैं कॉलेजेस के, उन सब ने क्या करा कि कंपनी को वापस मेल किया, और भगवान की दुआ से मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी वापस मिली, और मेरे होम टाउन में मिली, इंदौर में। अब मैं जॉब करने गया सर, तो 1 साल तो मस्ती करी खूब, लपक अपनने की, मज़ा आ रहा है यहाँ पे, तो क्रिकेट टिकेट खेले। फिर 1 साल बाद धीरे धीरे काम आने लगा। काम तो हालांकि 1 साल भी था, लेकिन फिर धीरे धीरे, फिर एक दिन पता नहीं सर मुझे क्या हुआ कि मैंने सोचा कि मतलब क्या मैं सीरियसली ये काम 40 साल तक कर सकता हूँ। जब आप थोड़ा सा एक पॉइंट पे मैच्योर होते हो और आपको दिखता है कि हाँ अब मुझे कुछ करना है, तो मैंने ये सोचा कि क्या मैं ये काम 40 साल तक कर पाऊंगा, क्या मैं कोडिंग का काम ये 40 साल तक कर सकता हूँ। तो मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि नहीं। फिर मैंने सोचा कि इसके अलावा मेरे पास क्या ऑप्शन है, तो फिर मुझे समझ में आया कि एसएससी का जो एग्ज़ाम है वो मैं दे सकता हूँ। तो एसएससी सीएचएसएल पहला 2019 का मैंने अटेम्प्ट दिया था, जिसकी वजह से मैं पोस्टेड हुआ भी पोस्टल असिस्टेंट में। वो पेपर से पहले 2 महीने पहले मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। जो सीएचएसएल का दूसरा अटेम्प्ट आपका? हाँ, 18 वाला तो ऐसे ही दिया था जिससे मैं डिप्रेशन में गया था। 19 वाला जो अटेम्प्ट था सर, वो अटेम्प्ट मैंने सीरियसली दिया था। मतलब मैंने कसम खा ली थी कि कुछ भी हो जाए कि मुझे सीजीएल निकालना है। तो सीएचएसएल का पेपर आया, मैं डेली सुबह 3 बजे उठता था, क्योंकि 9 to 5 जॉब करना है आपको, और सर जॉब से जब आप वापस आते हो, मेरा घर भी 45 किलोमीटर दूर था, जो मेरा जॉब लोकेशन था वहाँ से। तो सुबह 3 बजे मैं उठता था और कंटिन्यू 8:30 बजे तक पढ़ाई करता था। मेरी मदर का बहुत सपोर्ट रहा, वो भी मेरे साथ मतलब परेशान होती थी, सुबह 3 बजे उठती थी, मतलब उन्होंने बहुत सपोर्ट किया उस टाइम पे। मेरे फादर ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, सुबह उठ के मेरे लिए चाय बनाना, ये सब। लेकिन सर एक चीज़ जो मैं एस्पिरेंट्स को बताना चाहता हूँ वो ये है कि अभी क्या होता है ना सर, हम भी इंसान ही हैं। अभी बच्चों के साथ क्या होता है, हर बच्चा सर अलार्म भर के सोता है कि मैं कुछ भी हो जाए कल तो 5 बजे उठूंगा, और वो 4 अलार्म लगाता है सर, 5, 5, 5, 5, 10, 5, 15। जैसे 5 वाला होता है ना, 5, 5 वाले पे आता है, 5, 5 पे आके सारे बंद कर देता है। मेरे साथ भी यही हुआ, पहले के 3 दिन यही हुआ मेरे साथ भी, कि मैं 5 बजे के 4 अलार्म भरे, चारों अलार्म बंद करके मैं सो गया, और उठता था तो सर 8 बज जाती है। तीसरे दिन जब अलार्म भरा तो मेरे को एक चीज़ मेरे जहन में आई कि अगर मैं आज नहीं उठा तो ये 2 महीने मेरा सिलेक्शन तो नहीं होगा, क्योंकि ऐसे सिलेक्शन तो होगा नहीं, और अभी अगर मैंने नहीं किया तो मुझे पूरा का पूरा साइकिल वापस रिपीट करना पड़ेगा। मतलब ये एसएससी का जो दलदल है, ये दलदल ऐसा है कि अगर तुम झोंकना चाह रहे हो तो अपने आप को, हर इंसान के साथ यही होता है सर, ह्यूमन नेचर ये होता है कि आप 5:30 बजे का अलार्म बंद करते हो और हम 5 मिनट के लिए सोते तो 8 बज जाती है। लेकिन मेरा अंदर फिर उसके अगले दिन से ऐसा होने लग गया, अपने आप मैं भी बंद करके, आलसी आती है कि सो जाते हैं, लेकिन फिर मैंने बोला कि नहीं, अगर इस अटेम्प्ट में अच्छे से नहीं दिया तो मुझे अगला अटेम्प्ट फिर से देना पड़ेगा। तो फिर इस तरीके से पढ़ना चालू किया, प्रीवियस ईयर पेपर धीरे धीरे करना चालू करे। तो CHSL 19 में मेरे 157 या 160 मार्क्स उस टाइम पे आए थे, और उससे फिर मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था। जिस दिन मेरा स्कोर कार्ड आया था इसका, उससे पहले CGL का पेपर हो गया था। अब CGL 19 में सर कहानी बहुत अच्छी हुई। कहानी ये हुई कि मेरे रॉ मार्क्स हो रहे थे 1118। घर पे आया मैं, वापस वही स्थिति हो गई डिप्रेशन वाली। मैंने बोला पापा अपने से नहीं होगा। उस टाइम तक मुझे नॉर्मलाइजेशन नाम की चिड़िया का कुछ पता नहीं था। फिर एक दिन मेरे पापा ने आपका वीडियो देखा, उस टाइम आपने वीडियो डाला था कि नॉर्मलाइजेशन में इतने इतने मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि रेमो सर ने एक वीडियो डाला है,
और उसमें आप देखो, और उसमें मेरे मार्क्स सर बता रहे थे। ओके, पापा को मेरे बारे में कैसे पता चला? सर आज आपने भी ये चीज़ महसूस की होगी सर, यूट्यूब का जो ज़माना है ना वो इतना हो गया सर। मेरी मम्मी अभी भी पूछती है, अभी उन्होंने फ़ोन किया तो पूछ रही थी कि शुभम जैन सर से मिले कि नहीं, रेमो सर से मिले कि नहीं। अच्छा, तो वो मतलब एक सर हो गया मतलब हम लोग के पेरेंट्स को। खाने के जुगाड़ हैं, अगर आप घर आएंगे तो घर वाले खाना दे देंगे। अरे सर कैसी बात कर रहे हो आप। तो उन्होंने देखा, उन्होंने बताया, और सर लेकिन बच्चा हूँ मैं, तो मैंने बोला नहीं पापा होता ही नहीं ऐसा कुछ, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। सर 2 महीने का जो टाइम था मैंने पूरा टाइम वेस्ट किया, और सर रिजल्ट आया 147 रॉ स्कोर था, मतलब 147 कट ऑफ लगा था, मेरे 149 मार्क्स। उस दिन मैं अपने आप को बहुत रिग्रेट महसूस किया, लेकिन फिर उसके बाद मैंने बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए इस बार मेंस फोड़ेंगे। मेंस में सर जम के तैयारी की, और मेरा टोटल मार्क्स था 361 आउट ऑफ 400, जो 16 नवंबर में था, जो सबसे टफेस्ट शिफ्ट थी उस टाइम पे। उसमें मेरा बहुत अच्छा, लेकिन सर मतलब मेरा जो फाइनल मेरिट में से मेरा आउट हो गया था, क्योंकि मेरा मतलब जो टोटल मार्क्स आ रहा था 147 कट ऑफ गई थी और मेरा 149 मार्क्स आया। फिर मेंस में जम के मेहनत की, 361 आया। टीयर 3 में भी 50-55 नंबर आए थे, लेकिन फाइनल जो था मेरा मेरिट में 4-5 नंबर से मिस हो गया। वही अगर आपने 2 महीने बीच में पढ़ लिया होता जी सर, तो मतलब मेरे पास एक जॉब होता उस टाइम पे। और ये बहुत ज़रूरी है मानस की, अभी तक जो बात है इसमें 2-3 पॉइंट मैंने नोट किए हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो ये कि प्री देने के बाद जब भी आप बाउंड्री पे हो, टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि अगर हो गया 1 नंबर से भी आप प्री में पास हो गए एक्स्ट्रा लेके, तो फिर वो जो टाइम वेस्ट किया आपने वो आपको बहुत सताएगा, जैसे इनके साथ हुआ। ठीक है। दूसरा, इन्होंने कुछ बात करी, जैसे मॉर्निंग में एक उठने वाली बात है। वर्किंग प्रोफेशनल मुझे मानस लगातार पूछते रहते हैं कि हम कैसे पढ़ें। मैं भी उनको ये बोलता हूँ कि सुबह उठो, शाम को थक के आओगे ना तो शाम को पढ़ाई नहीं कर सकते हो। मॉर्निंग में जल्दी उठो, 3 बजे उठो। देखो 3 बजे उठ के इन्होंने किस तरह से, वो अंदर से जब आवाज़ आती है ना तब फिर बॉडी क्लॉक भी सेट हो जाती है। मेरे साथ भी एक फेज ऐसा रहा बीटेक के दौरान, जॉब के दौरान, जब मैं जॉब कर रहा था, कि मेरा सुबह उठने का टाइम था 9 बजे, 8 बजे, कोई टाइम ही नहीं था, 10 बजे, और मैं बड़ा एनर्जी लेस महसूस करता था। मेरे को लगा यार ज़िंदगी ऐसे तो बड़ी भारी हो जाएगी। और फिर एक दिन अंदर से कमिटमेंट किया मैंने कि अब मैं सुबह जब मर्जी तब उठूंगा, और तब से ही आज तक चल रहा है कि मेरे को 3 बजे उठना है, मेरे को 3:30 बजे उठना है। मैं रात को सोच लूंगा कि मुझे कल इतने बजे उठना है, तो मैं उतने बजे उठ के बैठ जाऊंगा। मेरे को ये फर्क नहीं पड़ता कि मैं 2 घंटे सोऊंगा या 3 घंटे सोऊंगा। ठीक है। और एक पॉइंट मैं और ऐड करूंगा, कई बच्चे ये पूछते रहते हैं कि मॉर्निंग में नहीं उठ पाते हैं, तो मैंने एक बुक पढ़ी थी और वो काफ़ी इफेक्टिव है, कई लोगों के लिए बहुत काम भी किया, मुझे ऑथर का नाम याद नहीं है। तो उनका ये कहना है कि दिमाग जो होता है ना, हमारा माइंड हमारा सेंसिटिव है। आप बोलोगे कि सुबह उठना है, और जब सुबह आप वो अलार्म बंद कर रहे होते हो ना, तो वो आपको बताना चाहता है कि उठो, तुमने बोला था। बट हम क्या होता है कि हमारी बॉडी उठना नहीं चाह रही है, हम उसी फ्लो में अलार्म बंद करते हैं। तो उनका ये कहना था कि जो थॉट उस समय तुम्हारे दिमाग में चलता है, उसको अगर आप ब्रेक करोगे तो आप उठ जाओगे। तो उनका एक ये कहना है, मैं नाम ऑथर का नहीं याद आ रहा है मुझे, मेल गिब्सन नाम है या कुछ ऐसे ही है। तो उन्होंने कहा कि जब भी आपको सुबह उठना है तो अलार्म 4 बजे का सेट मत करो, 4:03 का सेट करो। ऑड टाइम सेट करोगे तो एक डिफरेंट सिग्नल दिमाग में जाएगा। और जब आपका अलार्म बजे तो उस टाइम पे आप काउंटिंग करो 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1। जब ऐसा बोलते हो आप, तो आपका जो पैटर्न है दिमाग का वो ब्रेक होगा वहां पर, एंड देन यू कैन टेक ए न्यू डिसीजन कि नहीं अब तो उठना है। और ये चीज़ कई लोगों को मैंने बताई है पर्सनली, और उनके लिए काम करी। वो बोल रहे हैं कि अब वो सुबह उठ पाते हैं। ये 5 जो काउंटिंग है ये बहुत इफेक्टिव हो जाती है, वो आपके थॉट पैटर्न को ब्रेक करती है और आप उठ जाओगे। क्योंकि वो जो सोच रहे हो ना आप कि मुझे सोना चाहिए, वो ब्रेक हो जाता है और फिर आप उठ पाओगे। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि बच्चों को इससे फ़ायदा होगा। बट सबसे बड़ी चीज़ वही है कि अगर आप अंदर से कमिटेड हो जाओ ना, तो अलार्म की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सर मुझे मतलब ऐसा लगता है कि जैसे आपने भी, आपके इतने सारे वीडियोस मैंने देखे हैं, उसमें आप भी यही बोलते हैं कि एसएससी बहुत इजी एग्जाम है। सर मुझे लोग बोलते हैं, मतलब मेरे फादर बोलते हैं कि ऑल इंडिया रैंक 41 है, तुम्हारी अहमियत तुमको पता नहीं है। सर मुझे सीरियसली लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सर अगर कोई बच्चा 5 महीने के लिए सिर्फ अपने आप को कमरे में बंद करता है, सिर्फ 5 महीने, चाहे जिसको कुछ नहीं आता तो भी 5 महीने का मतलब ये है कि जो प्रॉपर फिक्स है, फिर चाहे कितना भी मौसम सुहाना हो गया, आप घूमने नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे। अगर वो बच्चा डेडिकेटेडली ऐसा कर लेगा ना, तो ऑल इंडिया मतलब 100-200 के अंदर बिल्कुल डीप वर्क का गेम है पूरा, है ना, कि वो 5 महीने आप कितना एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। जी सर, जी सर, है ना, वो फ्लो स्टेट बन जाती है तो फिर बहुत कुछ कर सकते हो आप। ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं मानस, एग्जाम यार एक बार का ही होता है। अब वो बात अलग है कि आप 5 बार में निकाल रहे हो कि आप 1 बार में निकाल रहे हो, डिपेंड करता है आपका एफर्ट, है ना। सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कभी, जैसे कि हम ये मैथ्स पढ़ते, रीजनिंग पढ़ते हैं, मिनिस्ट्री में क्या काम आता होगा। तो सर मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है आपको भी ये लगता हो, कि सर ये जो जर्नी होती है ना प्रिपरेशन की, यही आपको ऑफिसर बनाती है। आप जब फोकस होकर पढ़ते हो ना, तो आपको फोकस बनता है आपका, तब आप मिनिस्ट्री में जाओगे तो फोकस होकर काम करोगे आप, तभी तो आप पेपर निकाल सकते हो। इसका एक सिंपल आंसर मेरे पास है। देखो उनको क्या है, उनको ऐसे लोग चाहिए
जिनकी थोड़ी एनालिटिकल स्किल अच्छी हो, जो फास्ट डिसीजन मेकर्स हो, ठीक है। तो उसको चेक करने का तरीका क्या है? कंपटीशन और कंपटीशन के थ्रू मैथ्स को एक ऐसा सब्जेक्ट माना जाता है ना कि उससे बच्चे का आप मेंटल जो होता है ना वो चेक कर सकते हो कि किस तरीके से है। तो कोई ना कोई प्रोसेस तो खैर यूज करना ही पड़ेगा। जी जी सर। वो ठीक है, खैर एसएससी ने बैलेंस किया है पेपर। अभी मुझे अच्छा लगा कि अब मैथ्स को उतना वेटेज नहीं है। हाँ इंग्लिश को उन्होंने थोड़ा बढ़ाया है क्योंकि लैंग्वेज की ज़रूरत है वहाँ पर, आप सारी फाइल्स इंग्लिश में देखने वाले हो। तो आई थिंक वो बैलेंसिंग अब हो गई है। जी सर। और अच्छा है ये मिक्स। मानस, आपकी जर्नी पे आते हैं। आपकी सेल्फ स्टडी रही है पूरी, कोचिंग वगैरह कहीं करी कि नहीं करी? सर कहीं पे भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? सर मतलब ज़रूरत नहीं लगी मुझे। मतलब एक रणबीर ठाकुर करके सर हैं जो टेलीग्राम पे उनका चैनल है और वो थोड़ा सा पर्सनली गाइड करते हैं। तो उन्होंने ये बोला था कि सारी चीज़ें यूट्यूब पे अवेलेबल है, एक बार ट्राई करके देखो। तो मैंने ट्राई करना चालू किया और उस टाइम पे जैसे 2-3 टीचर्स हैं, आप हैं, पवन राव सर हैं और आभास सैनी सर हैं, उनके कुछ कुछ वीडियोज़ मैंने देखे तो मुझे चीज़ें समझ में आने लग गई। जैसे आप लोगों के सारे कोर्सेज अवेलेबल है, अभी बच्चे देखेंगे तो अगर जैसे नंबर सिस्टम पूरा पड़ा हुआ है, पढ़ना चाहें तो मतलब उसको देख देख के मैंने करना चालू किया तो मुझे चीज़ें कनेक्ट होने लगी। इसलिए मुझे फिर कभी कोर्स का यूज़ फील नहीं हुआ। जैसे हम अगर सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे तो उसमें बेहतर इस चीज़ को। चलो सब्जेक्ट पे ही आ जाते हैं, ठीक है जी सर। तो जैसे मैथ्स की तैयारी आपने कैसे करी, क्या तरीका था? सर मैथ्स में मतलब मैंने ऐसे किया था कि सबसे एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है अभी के टाइम पे कैलकुलेशन। मतलब मैंने ये कसम खाई हुई है कि सर अभी भी मरते दम तक मैं कैलकुलेशन डेली करूँगा। सुबह उठते से मैं सर 15 से 20 मिनट कैलकुलेशन करता हूँ और उसमें कुछ नहीं करना आपको। मतलब बच्चे बोलते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, मुझे वो सही नहीं लगता। आप फ़ोन में पूरे दिन फ़ोन में ही रहते हो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या करता हूँ, एक पेपर लेता हूँ, कुछ भी नंबर लिख लो उनको ऐड कर लो, कुछ भी नंबर लिख लो उनको मल्टीप्लाई कर लो। 1 से 60 तक स्क्वायर डेली लिखता हूँ मैं, 1 से 30 तक क्यूब डेली लिखता हूँ। परसेंटेज टू फ्रैक्शन जो होता है 1/2 1/3 कितना परसेंट होता है, ये जो इंपॉर्टेंट ये डेली लिखता हूँ। कम से कम 10 से 12 पाइथागोरस ट्रिपलेट। ये कैलकुलेशन जो होती है ना सर, ये आपको पेपर में बहुत ज़्यादा फायदा करती है। एक चीज़ ये हुई, प्लस थ्योरी के लिए आप यूट्यूब पे जितने भी टीचर्स हैं, जैसे आप हैं, पवन राव सर हैं, उनके सारे चैप्टर्स अवेलेबल हैं, वो देखें। और उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर की बुक्स हैं उससे आप क्वेश्चन करें। यही मैंने किया। प्रीवियस ईयर पूरा लगाए थे आप? प्रीवियस ईयर पूरा। ओके, थियरी पूरी यूट्यूब से? बिल्कुल सर। ठीक है। तो जैसे मैं टॉपिक्स अगर आपसे पूछूं, टॉपिक वाइज बता सकते हो कहाँ से क्या क्या पढ़ा? हाँ सर, मतलब मैक्सिमम तो मैंने पवन राव सर से पढ़ा है, आपसे पढ़ा है, 2 ही टीचर्स हैं मेरे हिसाब से, और अभिनय शर्मा सर से भी 1-2 टॉपिक्स पढ़े हुए हैं। ओके, और नोट्स वगैरह बनाए थे आपने यूट्यूब से देख देख सर के? नोट्स तो नहीं बनाए मैंने, लेकिन प्रैक्टिस साथ में करी। बस आप ये चीज़ मतलब बच्चों को भी बोलना चाहूँगा कि ये चीज़ का ध्यान रखें। बच्चे क्या करते हैं सर, टाइम एंड वर्क का लेक्चर आज देख लिया, कल देख लिया, परसों देख लिया, और क्वेश्चन कर रहे हैं 10 दिन बाद। भाई तुमको किसी ने गाड़ी चलाना आज सिखाई, आज सिखा दी, कल सिखा दी कि गियर ऐसे लगता है। अब तुम 10 दिन बाद अगर गियर पकड़ोगे तो ऑब्वियसली है ना आप गलती करोगे। तो मेरा ये था कि सुबह वीडियो देखा है अगर, तो शाम को उस टाइप के क्वेश्चन सबको करना है, ताकि उससे क्या होता था सर, लेवल बन जाता था कि अगर 50 क्वेश्चन मैंने इस चीज़ के देखे, टाइम एंड वर्क के इस टाइप के देखे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस लगाना है। तो वो चीज़ साथ में बैलेंस करके चलते जाना है। मतलब लंबा गैप मत करो। बिल्कुल नहीं, है ना, कि मोहब्बत अगर 12th में हुई, हाँ, तो 10 साल बाद प्रपोज करोगे तब तक उसकी शादी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, तो समय के साथ ही चीज़ें करनी पड़ेंगी। बिल्कुल सही बात है। अभी बच्चों को दिक्कत आती है सर, जैसे बोलते हैं कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट पूरा कर लिया हमने भैया, अब 15-20 दिन हो गए और अब हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, तो अब वो तो भूल गए हम। तो सर मैं क्या करता था, जैसे परसेंटेज आज खत्म हो गया, तो अगर कल से प्रॉफिट लॉस चालू करूंगा तो परसेंटेज के वापस 1 से 5 क्वेश्चन। अब परसेंटेज प्रॉफिट लॉस दोनों खत्म हो गए, डिस्काउंट पे आए, तो पहले परसेंटेज के 1 से 5, प्रॉफिट एंड लॉस के 1 से 5। मतलब जब मैं 20वें चैप्टर पे आया तो मैं 20 के 20 चैप्टर्स के क्वेश्चन बार बार 1 से 5 का क्या मतलब, जैसे बोल रहे हो आप? एक दिन 1 से 5 किया क्वेश्चन, कोई सी भी बुक, क्वेश्चन नंबर, ठीक है। फिर 5 से 10 अगले दिन, फिर 10 से 15, इस टाइप से 5-5 सवाल, 5-5 7-7 जैसे से आपकी कैपेसिटी हर टॉपिक। मतलब लेट्स से आप कर रहे हो मान लिया 10वां टॉपिक, हाँ, तो जब 10वां टॉपिक आप पढ़ रहे होगे ना, तो हर 9 टॉपिक के 5-5 सवाल एक दिन में करोगे? बिल्कुल सर, 45 सवाल। बिल्कुल सर, क्या बात है। देखो कितनी सही स्ट्रेटजी इन्होंने आपको बता दी रिवीजन की, जो आप हमेशा पूछते रहते हो कि मैथ्स कैसे रिवाइज करें। तो ये कह रहे हैं कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसके पहले तुमने जितने भी टॉपिक पढ़े उसके बस 5-5 सवाल रोज करने, राइट? बिल्कुल सर, ठीक है। मस्ती से आपका रिवीजन लगातार चलता रहेगा, वरना सब भुला जाओगे और फिर कुछ याद नहीं रहेगा। सर इसमें पता भी नहीं चलता और आपकी 4 बार बुक रिवाइज हो जाती है पूरी। नहीं, अच्छा चीज आपने क्वांटिफाई कर दिया, आसान हो जाएगा बच्चों के लिए। बाकी ये फार्मूला रटे थे आपकी? नहीं सर, मतलब ज्यादा फार्मूले पे मैं बिलीव नहीं करता पर्सनली, कि मुझे ऐसा रहता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अलजेब्रा का क्वेश्चन है तो वैल्यू पुटिंग पे ज्यादा विश्वास रखता हूँ, या फिर जैसे आप जो अप्रोच लगाते हो ना, वो ऑप्शन वाली अप्रोच, उसमें मुझे ज्यादा मजा आता है। तो मैंने फार्मूले ऐसे कभी याद नहीं किए। अब जैसे मेंसुरेशन है सर, उसके फार्मूले याद करना ही है आपको, वॉल्यूम वगैरह के। अलजेब्रा में कुछ आइडेंटिटीज है जो आपको याद करना ही है। जैसे अभी एसएससी का फेवरेट चल रहा है
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस बोर कर दिया उसे उन्होंने, है ना, इतनी अरे बार। सर इतनी बार मतलब वो फेवरेट हो गया उसका भी, है ना, बार बार वही पूछे जा रहा है कि सवाल घुमा वही घुमा वही के। और वो ट्रायंगल में एक वो हाँ इन सेंटर हाँ वाला सवाल ना, हाँ 90 प्लस a/2 90 सर, ये माइनस पैटर्न a/2। चेंज हुआ है इसके साथ, मेरे को लगता है क्वेश्चंस भी नए डालना चाहिए तो मजा आएगा सर इस बार थोड़ा। ना हाँ आपका एग्जाम हो गया तो आप नहीं बच्चे कहेंगे ऐसा मत बोलो, PYQ बेइज्जती रहने दो, ठीक है। अब मानस आते हैं कि ये मैथ्स की आपकी तैयारी होगी, सिंपल प्रोसेस आपने बता दिया कि यूट्यूब से कंटेंट कवर कर लिया आपने, बिल्कुल और प्रैक्टिस आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस जो यूट्यूब पे के क्वेश्चन थे उसी के थ्रू कर ली, है ना, ठीक है। रिवीजन आपने प्रोसेस बताई दिया एक तरह से, कैलकुलेशन आपने बताई दिया, ठीक है। मॉक पे बाद में आएंगे। इंग्लिश में कैसे तैयारी करी आपने? सर इंग्लिश मतलब मुझे लगता है कि इंग्लिश में जो बच्चा पीछे भागता है ना, वो ग्रामर के पीछे भागता है, लेकिन वो गलत है। मतलब सभी बच्चों को बताना भी चाहूँगा, अभी सर और मैं भी यही बात कर रहे थे कि इंग्लिश जो बनती है उसका सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, वो है अंडरस्टैंडिंग। इसका सर सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ। एक क्लास है, उसमें 4 बच्चे हिंदी के बैठे हैं, 4 बच्चे इंग्लिश के बैठे हैं। आपने सर कोई एरर लिखी ना, इंग्लिश वाला आंसर बता देगा, लेकिन जब आप उससे पूछोगे ना भाई कौन से चैप्टर का कौन सा रूल है, नहीं बता पाएगा। लेकिन उसने आंसर सही है उसका। जैसे हमसे भी, मेरे से कोई पूछ लेता है कि इसमें क्या एरर है, बता देता हूँ। पूछता है क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्या रूल है इसमें ग्रामेटिकल, नहीं बता पाता। उसका रीज़न ये है सर कि आप ग्रामर में अगर घुसोगे तो इतने सारे रूल है कि आप अगर पढ़ोगे तो आप सही में, आपका माइंड बॉगल हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि बचपन से जब आप इंग्लिश पढ़ना चालू करोगे या अभी आप रीडिंग की हैबिट डालोगे तो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड में आपकी चीज़ें फिट हो जाएगी। आपको कुछ समझ में आने लग जाएगा कि भाई वन ऑफ द के बाद तो हमेशा प्लूरल ही आएगा, डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिक जब आप रीडिंग करते हो तो आपके दिमाग में फिट हो जाती है। तो ये मतलब रीडिंग इज़ द बेस्ट वे, आप कुछ भी रीड करो। इसमें एक और चीज़ है, लोग बोलते हैं कि आप द हिंदू पढ़ो। सर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आप किसी नए बच्चे को द हिंदू पढ़ने को दे दोगे ना सर, वो मजबूरी में पढ़ता है, कभी भी इंटरेस्ट से नहीं पढ़ता। हाँ, मैं कोई भी बच्चा पूछता है उसको ये सजेस्ट करता हूँ, भाई तुम्हारी जो हॉबी है ना, तुमको क्रिकेट पसंद है, तुमको मिर्जापुर पसंद है सीरीज, उसके बारे में पढ़ो, लेकिन इंग्लिश में पढ़ो। उससे क्या होगा, वो बंदे का इंटरेस्ट भी आएगा और उसमें कोई नया वर्ड भी आएगा ना, वो खुद जाके गूगल पे सर्च करेगा, क्योंकि उसको उस लाइन का मतलब जानना है। बिल्कुल। हालांकि अभी तो एडिटोरियल आ गया तो द हिंदू पढ़ना ही आपको, लेकिन रीडिंग के आप 10-15 दिन जब ऐसे हैबिट डाल लोगे तो फिर धीरे धीरे आपका एडिटोरियल पढ़ने का भी मन करेगा। एक पॉइंट मैं यहाँ और भी ऐड करना चाहूँगा इंग्लिश के लिए स्पेशली, जैसा मानस भी बता रहे हैं कि रीडिंग ज़रूरी है। जितने भी बच्चे इंटरव्यू देख रहे हैं, लेट्स से वो नेक्स्ट ईयर CGL देने जा रहे हैं, वो रीडिंग ज़रूर करें इंग्लिश के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये बेस्ट वे है। आपकी एक तो रीडिंग स्पीड बढ़ती है, लोग इसके सटल फ़ायदे नहीं समझ पाते हैं। मतलब जो पढ़ने में अच्छा हो जाता है ना, रीडिंग में जो रीडिंग तेज करता है ना, वो मैथ के क्वेश्चन भी तेज पढ़ता है। बिल्कुल सर। अंडरस्टैंडिंग तेज होती है, तो उसका फ़ायदा आपको हर जगह मिलेगा। ऐसा नहीं है कि केवल इंग्लिश में फ़ायदा मिलेगा। तो रीडिंग ज़रूर करो, क्योंकि रीडिंग से जो परिवर्तन आपके अंदर आएगा, कॉम्प्रहेंशन एग्जाम में आना ही आना है। तो इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट रीडिंग। आप जिस भी स्टेज में अपनी तैयारी के हो, जितना भी टाइम दे सकते हो, आधे घंटे से शुरू करो, आधे घंटे इंग्लिश पढ़ना शुरू करो। प्रॉब्लम क्या होता है, लोगों को लगता है कि सिर्फ पढ़ने से क्या सीखा हमने, और ये सबसे बड़ी गलतफहमी होती है ना सर। मतलब ऐसा होता है कि जैसे आप जिंदगी में पहली बार कुछ भी करोगे ना तो परेशानी आना ही है। जैसे बचपन में पहली बार आप बाइक लेके गए होगे तो गिरे होगे, लेकिन तुमको बाइक चलानी थी क्योंकि तुमको मजा आ रहा था, तो वहां तुमने गिव अप नहीं किया। अब यहाँ पे क्या होता है ना, आदमी 2 दिन रीडिंग करता है, बोलता है क्या बोरिंग चीज है ये। नहीं, यहाँ एक प्रॉब्लम और है मानस, मैं बता रहा हूँ। यहाँ प्रॉब्लम में नहीं है भी ना कि वो कैटेगराइज नहीं कर पाते हैं रीडिंग को। ग्रामर पढ़ेंगे तो उनको लगता है कि आज हमने ग्रामर पढ़ा, आज हमने वोकैबुलरी पढ़ा, आज हमने ये पढ़ा। रीडिंग करते हैं तो उनको लगता है ये वेस्ट काम किया हमने, राइट। उनके जो पैरामीटर्स हैं उसमें उनको रीडिंग का वही मतलब ही समझ में नहीं आता क्या है। बट आई थिंक वो बेस्ट फॉर्म है, आपको लैंग्वेज इंप्रूव करने का। ज़रूर पढ़िए। मेरी पूरी इंग्लिश रीडिंग के थ्रू बिल्ट हुई। मैंने कोई ग्रामर नहीं पढ़ा, वोकैबुलरी नहीं पढ़ा, है ना। तो वो चीज़ होगी, लेकिन ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, थोड़ा करते रहोगे तो बहुत फायदा मिलेगा। अभी सर रणबीर सर जो है उन्होंने यही बताया है कि अभी तो पैटर्न चेंज हो गया ना, तो उन्होंने एक ही लाइन में सिंप्लीफाई किया है, PQRS प्लस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्लस क्लोज टेस्ट इक्वल टू होम स्टेट प्लस ऑल इंडिया अंडर 500। क्योंकि इंग्लिश का जिस हिसाब से, और ये 3 चीज़ें जो मैंने बताई है सर, ये आपकी तभी बनेगी जब आपकी अंडरस्टैंडिंग है। तो आपने ग्रामर के लिए किताब नहीं पढ़ी थी? नहीं, कोई भी नहीं। वोकैबुलरी सर मैंने ऐसा किया था कि 110 या 115 रूल कुछ छाटे हुए थे जो SSC बार बार रिपीट कर रहा था। ये कहाँ छाटे आपने? मैंने सर कुछ यूट्यूब पे देखे थे, कुछ पेपर का एनालिसिस किए थे, उसके बेसिस पे मैंने वो रूल्स तैयार किए और उन्हीं रूल्स में से मैक्सिमम काम मेरा हो गया था। उन्हीं रूल्स में से। उसके अलावा मेन फोकस रीडिंग पे रखा कि रीडिंग जितनी कर सकता हूं। वोकैबुलरी तो वोकैब के लिए सर मैंने क्या किया था कि मुझे ऐसा लगता है कि वोकैब जो आपको पढ़ना चाहिए वो सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर करना चाहिए। अगर आप ब्लैक बुक अभी से करने लग जाओगे तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपको दिक्कत आएगी, और ये 100% बच्चों के साथ हुआ है।
आप पहले किरण और जो प्रीवियस ईयर रिसेंटली मतलब किरण की जो किताब है उसमें 22 तक की आपको पूरी वोकैब मिल जाएगी। आप उस किताब को लाओ और उसकी वोकैब पढ़ो। अच्छा, पढ़ने का फैशन क्या होना चाहिए, पहले दिन आपको कुछ नहीं करना, दो पढ़ना है कि मैंने आज 2 एंटो पढ़े, 2 सिनो पढ़े, 2 इडियम पढ़े, 2 वन वर्ड, बहुत खुशी हुई कि आज अपन ने वोकैब पढ़ी है। अगले दिन जब करने आया तो फिर 2 पढ़ी, फिर अगले दिन करने आया तो 3, फिर 4। अब इससे क्या होगा ना सर, धीरे धीरे मेरा ऐसा रिदम आ गया था कि मैं 1 से 50 तक की वोकैब एक बार में पढ़ने लग गया था। लेकिन दिक्कतें सबको आती है, मुझे भी आई, लेकिन गिव अप नहीं करा मैंने कभी। दूसरी चीज, पढ़ने का फैशन ये होना चाहिए कि अगर आप आज 1 से 10 वोकैब पढ़ रहे हो तो कल जब आप 10 से 20 पढ़ोगे एंटोनिम या सिनोनिम तो पहले आप 1 से 10 वापस रिवाइज करो। फिर जब तीसरे दिन आप 20 से 30 पढ़ रहे हो तो पहले आप 1 से 10 रिवाइज करो, फिर 10 से 20 रिवाइज करो, फिर 20 से 30 रिवाइज करो। तो मतलब जब आप 90 से 100 की वोकैब पढ़ोगे तो आपकी 1 से 90 तक की वोकैब 9 बार रिवाइज हो चुकी है। तो ये मुझे एक बहुत अच्छा इफेक्टिव वे लगा। और एसएससी के क्वेश्चंस में हम देखते हैं सर ब्लंडर्स होते रहते हैं कि वो ऑप्शन जो वो एसएससी मानती है वही सही होगा, तो वो आपको प्रीवियस ईयर से बेसिक अच्छा कोई नहीं बता सकता कि इसका यही आंसर है। और बाकी वोकैब रिटेंशन के लिए आपका प्रोसेस सिर्फ रिवीजन ही था या सिर्फ रिवीजन? निमोनिक्स वगैरह भी? नहीं सर, वो मैंने कभी वर्ड यूसेज जो नहीं होते कि लोग वर्ड में कुछ भी नहीं, बस प्योर रिवीजन। बिल्कुल रिवीजन, दैट्स गुड थिंग, प्योर रिवीजन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कई लोग गलती क्या करते हैं कि टाइम से रिवीजन नहीं करते हैं। तो एक साइंटिफिक रिसर्च भी हुई है, शोध भी हुए हैं जिसमें ये क्लियरली स्टैब्लिश हुआ है कि जो स्पेस्ड रिवीजन है उससे आपका रिटेंशन बढ़ता है। बिल्कुल सर। जैसे कोई चीज़ आपने जैसे बोला कि नेक्स्ट डे रिवाइज कर लो, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप 24 घंटे में पढ़ी हुई कोई चीज़ रिवाइज नहीं करते हो तो उसका 56% ऐसे लॉस हो जाता है। बट इफ़ यू रीड इट वो परसेंटेज कम लॉस होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रोज रिवाइज अगर कर सकते हो, जैसा आपने बताया, वो बहुत सही एक्सरसाइज। सर मैंने ब्लैक बुक नहीं पढ़ी है, मैंने सिर्फ किरण पढ़ी है और प्रीवियस ईयर वोकैब करी। और मॉक जो आप देते हो उसमें जो नई वोकैब आती है उसको अपनी एक मैंने ब्रह्मास्त्र नाम की किताब बना रखी थी। वो किताब सर हनुमान चालीसा थी मेरी। वो मतलब कॉपी में लिख लिया आपने ब्रह्मास्त्र? वो जो नए वोकैब दिख गए मेरे को उसमें लिखा, और चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे हनुमान चालीसा डेली पढ़ते हैं, आपको सुबह उठ के वो कॉपी पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक पढ़ना है। डेली पढ़ना ही आपको वो कॉपी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसमें से नई वोकैब अब देख रहे हैं हम, मतलब रिसेंट एसएससी ला रही है नई वोकैब्स, तो वो आपको उसमें मिलेगी मॉक के थ्रू आपको। बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं बाकी 2 सेक्शंस पे जी। ये दोनों सेक्शन पहले तो इग्नोर्ड सेक्शन होते थे, बिल्कुल, अब इनकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है 2022 से। बहुत ज़्यादा। जीएस की तैयारी कैसे करी आपने? सर जीएस की तैयारी मतलब मैंने ऐसे की थी कि मेरे टाइम पे जीएस का ऐसा था कि मैं खुद इंजीनियर हूँ तो मैं जीएस को इतना ध्यान नहीं देता था, क्योंकि मैंने सर हमेशा से ये चीज़ की थी कि मैंने ये सोच रखा था स्टार्टिंग से कि मैं 3 सब्जेक्ट में ऐसा खतरनाक पकड़ बना के चलूंगा कि 150 में से 140 से नीचे नहीं आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और यही मैंने किया, मैंने 3 सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। जीके के लिए मैं क्या करता था सर, जीके के लिए मैं सिर्फ 25 क्वेश्चन करता था एक दिन में। मैंने ना हिस्ट्री का भी पढ़ा, ना सिविक्स पढ़ा, ना थ्योरी नहीं पढ़ी आपने? कुछ भी नहीं पढ़ी थ्योरी। मैं क्या करता था, 11 अप्रैल की पहली शिफ्ट उठा ली, उसके 25 क्वेश्चन उठा लिए। अब उस 25 क्वेश्चन के आप टेक्स्ट बुक पे जाएंगे या ग्रेड अप पे जाएंगे ना, तो उसमें क्या होता है, वो जो क्वेश्चन होता है ना, उस क्वेश्चन के नीचे थ्योरी होती है, एक्सप्लेनेशन होता है। वो थ्योरी बहुत काम की है। क्योंकि मैंने उस टाइम एसएससी को पढ़ा था, तो एसएससी क्या करती थी कि अगर मान लो उसने आज बहादुर शाह जफर का ये वाला युद्ध पूछा है, तो अगली किसी शिफ्ट में वो अगला युद्ध पूछेगी, और पहले वाले युद्ध के नीचे सारी एक्सप्लेनेशन में वो सारे युद्ध बता देता, अगले युद्ध भी मिलेगा वहां पर। तो सर मैंने मतलब 2 कॉपियां तैयार की थी, चीट कोड निकाल लिया आपने। हाँ और सर अभी भी यही हो रहा है एसएससी में, मतलब तो 25 क्वेश्चन डेली करके मतलब 2 कॉपियां बढ़िया तैयार हो गई। ये एक काम हो गया मेरा। किसका? तो आपने पिछले सालों के सारे पेपर कर डाले थे ऐसे या? नहीं सर, मतलब ज्यादा नहीं, मतलब 1 या 2 साल की कर पाया था। हाँ, तो 1000 क्वेश्चन 2000 क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल सर, ठीक है। मतलब अच्छा कंटेंट और उसके एक्सप्लेनेशन से आपके ढेर सारे क्वेश्चन। बिल्कुल ठीक है, एक्सप्लेनेशन से। तो ये तो सर स्टैटिक और अपनी उसकी बात हो गई सब्जेक्ट की। करंट के लिए सर यूट्यूब से मैं मंथली करंट पढ़ता था, और वो करंट अफेयर्स मैं जब पढ़ता था वो मैं ऐसा पढ़ता था कि जिस दिन मेरे पेपर की डेट आती थी ना, उसके 20 दिन पहले स्टार्टिंग से मैंने करंट अफेयर पढ़ा। सर क्रेजी जीके ट्रिक एक यूट्यूब चैनल है जो मंथली कंपाइलेशन प्रोवाइड करता था, और पता नहीं मेरी किस्मत अच्छी थी कि क्या थी कि तीनों के तीनों चारों करंट अफेयर जो थे वो उन्हीं की वीडियो से आए। ओके। उस टाइम पे तो वो मंथली कंपाइलेशन जो देते थे 50 मिनट का वीडियो, अगर मैं किचन में कुछ काम कर रहा हूँ या कहीं घूमने गया हूँ वॉक करने, तो मैं उसको कान में लगा के चला लेता था। डेली 4 से 5 महीने की वीडियो देखता था। पहले दिन 1x पे, दूसरे दिन भी 1x। और सिर्फ एग्जाम के 20 दिन पहले? हाँ 20 दिन पहले, क्योंकि वो रिटेंशन ज्यादा अच्छा रहता है इसलिए। तीसरे दिन 1.5x पे, चौथे दिन 2x पे, फिर तो वो आपको ऐसा हो जाएगा कि 2x भी आपको कम लगने लग जाता है, और वो पूरा रटा गया दिमाग में। तो करंट अफेयर वहां से तैयार किया। मेरे जीके में मार्क्स थे सर 21। ओके। मैंने आज तक एसएससी के जितने पेपर दिए हैं सब में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। मतलब ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें कि मैंने जीके के 25 सवाल कभी छोड़े हो, जबकि जीके आती नहीं थी। उसका रीज़न ये था कि मैं अगर 12 क्वेश्चन मुझसे बन गए
तो बच्चे को 13 क्वेश्चन में भोलेनाथ के नाम से बी पे लगा के आता और मुझे फायदा हुआ है सर हर बार, क्योंकि आपकी भी वीडियो मैंने देखी है सर, प्रोबेबिलिटी सेज कि अगर वो 13 क्वेश्चन में से आपके 3 भी क्वेश्चन सही हो गए तो घाटा कुछ नहीं है। जैसे मुझे ध्यान है प्री में मैंने 99 अटेम्प्ट किए थे, एक क्वेश्चन रीजनिंग का छोटा था सर मेरा, गलती छोड़ दिया था या? नहीं सर वो बनी क्लिक नहीं होता है, वो क्लिक नहीं हो रहा था उस टाइम पे, तो उसमें तुक्का नहीं मारा आपने बस। तो देखो जीएस के लिए टॉपर तुक्का मारते हैं देखिए इन्होंने कहा कि बी लगा दिया सारा जो जीके में बचा। ठीक है, तो आप कहते हैं ना कि देखो सिंपल सी बात है, आपके लिए जो कुछ काम कर जाए आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो इनका सिंपल सा ये था कि प्रोबेबिलिटी में 4 ऑप्शन है तो एक के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 25% की है ना, तो 13 लगाएंगे, अगर 3-4 भी सही हो गए तो बैलेंसिंग हो गई, नुकसान नहीं होना है। बट आप अपने हिसाब से ही करो, ये ना हो कि बाद में तुम्हारा खराब हो हमें दोष दो। ठीक सर मैंने इसके लिए प्रैक्टिस भी की थी। अच्छा, प्रैक्टिस मतलब की थी आपने? टेक्स्ट बुक के जितने थे उनमें सब में लगाता था मैं ये। अच्छा। हाँ, और मेरे मार्क्स ठीक ठीक ही आते थे हर बार, तो इसलिए मैंने नुकसान नहीं होता था। हाँ, प्रैक्टिस हमेशा वैसी रखी। ठीक है। रीजनिंग की तैयारी कैसे करी? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रीजनिंग की कोई अलग से तैयारी नहीं होना चाहिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है, या हो सकता है कि मेरे लिए वो चीज़ हो। मैं बच्चों को ये सजेस्ट करूंगा कि रीजनिंग के पहले आप कोई भी 5 पेपर उठाओ, उनकी रीजनिंग अटेम्प्ट करो। सर अब मिरर इमेज है, अगर तो मिरर इमेज में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई तैयारी करना है। अगर आप बेसिक थोड़ा दिमाग चलाएंगे तो मतलब 10 से 15 क्वेश्चन तो ऐसे आते ही हैं कि आप 10-12 क्वेश्चन तो मान सकते हो कि जो आप। इसीलिए बच्चे ना गुस्सा करते हैं इंजीनियर्स पे, वो कहते हैं इनको रीजनिंग के में कुछ मेहनत करनी नहीं, मैथ्स में अच्छे पहले से होते हैं। ठीक है, तो हमें तो करनी पड़ती है मेहनत, जो स्पेशली ह्यूमैनिटी और आर्ट वाले बच्चे नहीं होते हैं, इसलिए कहते हैं इंजीनियर्स को इस एग्जाम में बैठने ही मत दो। नहीं ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि हाँ रीजनिंग में जो साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं, क्योंकि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट ही है कि जिसको आप सबको रीजनिंग आती है। ये बात अलग है कि इस पेपर फॉर्मेट में आप कितना एफिशिएंट हो या नहीं हो। मतलब मैंने क्या किया था कि 25-25 क्वेश्चन के सेट देके देखे 5, हर सेट में 5 टॉपिक थे, उनमें दिक्कत निकल रही थी। कोडिंग, डिकोडिंग, मिसिंग नंबर सीरीज, काउंटिंग ऑफ फिगर का क्वेश्चन छोटा था, एक जो रीजनिंग का छोटा था। ये 4 से 5 टॉपिक जो थे, मैंने बोला इनमें समस्या है अपने को। मैंने प्रीवियस ईयर निकाले और ये 4 चैप्टर बस प्रीवियस ईयर करे थे। उससे मेरा लॉजिक डेवलप हुए, जो एसएससी अभी नए लॉजिक्स पूछ रही है ना, वो लॉजिक थोड़े डेवलप हुए। और सर रीजनिंग में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये जो टॉपिक मैंने बताया ना सर, ये एग्जाम के टाइम अगर क्लिक होगा आपको तो बन जाएंगे, नहीं तो आप पूरा टाइम भी उनमें दे देते हैं तो बिल्कुल नंबर सीरीज जैसा होता है, फंस जाता है तो फंस जाता है। बिल्कुल सर, नहीं आएगा दिमाग में, नहीं आता वो, है ना। ठीक है, बिल्कुल। मॉक के बारे में थोड़ा बताओ कि मॉक टेस्ट आपने सबसे पहले मॉक में तो हर बच्चे को ये फिक्स करना चाहिए कि पहले दिन से जो मॉक दे रहा है और एग्जाम के दिन तक एक पैटर्न फिक्स होना चाहिए। मेरा पैटर्न ये था रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, जीके। तो आप भी अगर आपका एक पैटर्न है तो उस पैटर्न को फिक्स कर लें और उसी हिसाब से आपको मॉक देना है कि मैं पहले रीजनिंग दूंगा, फिर इंग्लिश दूंगा, फिर मैथ्स दूंगा, जीके आपका जो भी सेक्शन फास्ट है उससे देना है। मैंने नियरली सर प्री के कम से कम नहीं करके मतलब मुझे लगता है 100 से 125 मॉक्स तो दिए होंगे पेड प्री के। हाँ पेड। कौन सी मॉक टेस्ट ली थी आपने? टेक्स्ट बुक और ग्रेड अप और सुपर मॉक्स के फ्री मॉक्स दिए थे। अच्छा, हाँ, तो उसका पैसा अभी दे देना मुझे जाते जी सर बिल्कुल, पेटीएम करवा लूंगा मैं आपसे। ठीक है, तो ये दिए। और इसमें प्री तो ऐसा हो गया। और मेंस में क्या किया मैंने, मतलब मेंस में ऐसा था सर कि तैयारी तो थी। मेरे फादर ने मुझे बहुत पुश किया, उन्होंने बोला कि कुछ नहीं करना, अपने को सिर्फ डेली के 3 मॉक देना है। अब सर 2-2 घंटे के 3 मॉक और उनका एनालिसिस, और पापा चेक कर रहे हैं। पापा डेली चेक, मतलब पापा पुश कर रहे हैं कि नहीं करना है 3 दिन बाद सर लेके, मतलब लेकिन उन्होंने सर लेकिन ये बहुत काम आया, बहुत बड़ी चीज है। और आई थिंक इससे मोटिवेशन नहीं बढ़ता है यार कि पिताजी साथ में लगे हुए हैं। हाँ, वो मतलब उन्होंने फुल सपोर्ट किया कि चाहे कुछ भी हो जाए 3 मॉक्स तो डेली देना ही है अपने को, कुछ भी हो जाए। मतलब ऑफिस से फोन करके पूछ रहे 2 मॉक के बाद तीसरा कब चालू होगा, तो अब मॉक देना, उसके बाद में उसका एनालिसिस भी करना है आपको। तो वो 2 से 3 घंटे का एक प्रोसेस, मतलब 9 से 10 घंटे से मॉक दे रहा था मैं मेंस के टाइम पे। या 2 मैथ्स के दे दिए, एक इंग्लिश का दे दिया। इंग्लिश तो सेम मॉक टेस्ट मेंस में आपने लिए थे? सेम ही मॉक टेस्ट, सेम मॉक टेस्ट। तो ये मॉक टेस्ट था। अब मॉक टेस्ट में जो बच्चा सबसे बड़ी गलती करता है, मेंस का पेपर देने बैठा मैं, पेपर चालू हुआ सर, पहले के 5 क्वेश्चन जो मैंने कम से कम 100 बार किए होंगे, 5 के आंसर गलत आए। मतलब आप ये चीज समझें आप सब भी कि, लेकिन अगर मैं उस टाइम पे सर घबरा जाता तो मेरा पूरा पेपर बिगड़ जाता। मैंने बोला कोई बात नहीं, शांत। मैंने अपने आप को थोड़ा काम किया, क्योंकि 5 क्वेश्चन सर जो मेरे टॉपिक्स अच्छे स्ट्रांग थे, वो 5 के 5 आंसर नहीं आए। 6ठा क्वेश्चन करना चालू किया, उसका आंसर आया। 7th किया, उसका आंसर आया। धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। तो जब मैं आखिरी से वापस 5 पे आया तो 5 के भी आंसर आए। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये समझना है कि आपको घबराना नहीं है। और दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो होती है आर्ट ऑफ स्किपिंग। अगर आपको ये नहीं आती है ना तो आप सीजीएल कभी नहीं कर पाओगे, मुझे ऐसा लगता है सर। क्योंकि यहाँ पे मेन गेम टाइम का ही होता है। बन तो सबसे जाएगा 3 घंटे में, आप 3-4 घंटे दोगे तो कोई भी वो पेपर कर देगा। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि ये क्वेश्चन जो है
ये क्वेश्चन जो होता है, ये क्वेश्चन को छोड़ना है तो आप फिर निपट जाओगे। मैं हमेशा पेपर सर 4 गो में करता था। पहले गो में सिर्फ वो क्वेश्चन करता था जो सिर्फ 2 लाइन का है। अगर 3 लाइन का क्वेश्चन हो तो वो भगवान भी आके बोल दे कि ये करना है भाई, तेरे को आता ही है, मैं नहीं करता था। आपने 2 लाइन का क्वेश्चन, क्योंकि सर वो 4 लाइन का क्वेश्चन दिखते से भयानक है, उसके बाद में अगर वो नहीं बनता तो वो आपके अंदर डी कॉन्फिडेंस ले आता है। और दूसरा क्या, पढ़ने में टाइम ज्यादा जाएगा। बिल्कुल सी बात है। तो बिल्कुल सिंपल सा रीजन है कि 2 लाइन से ऊपर नहीं करेंगे, नहीं करना। मैंने पहले गो में 2 लाइन के कर लिए, और आप उस टाइम पे ऐसा था कि 100 क्वेश्चन जो मैथ्स के आते थे उसमें 50 से 55 क्वेश्चन यही होते थे। तो 55 क्वेश्चन कर लिए तो कॉन्फिडेंस भी आ गया कि भैया 1 घंटे में 55 क्वेश्चन कर दिए। दूसरी बार में अब वो क्वेश्चन मैं उठाता था जो 3 से 4 लाइन के और जो मैंने पढ़े हुए हैं और उनको करता था, तो फिर ये क्वेश्चन भी कर लेता। 15-20 ये बन जाते 70 क्वेश्चन। अब बचे हुए जो क्वेश्चन थे, फिर उनमें एक से क्वेश्चन होते थे जिनमें कि मुझे पता है कि मुझे आते हैं लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लेंगे, 1 या 1.5 मिनट लेंगे, फिर उनको करता था। और लास्ट के 10 मिनट में उन क्वेश्चंस के लिए बचाता था कि जो क्वेश्चन मुझे मतलब नए क्वेश्चन आए हैं। तो इस तरीके से चलने पे मेरा पूरा पेपर जो था वो 5 मिनट पहले खत्म हो जाता था, 5 से 7 मिनट पहले। मतलब वही होता है कि एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पिकिंग राइट क्वेश्चन एट द राइट टाइम है ना। बिल्कुल। होता है कि क्रिकेट में भी जब कोई जाता है बैटिंग करने के लिए तो पिच मुश्किल होती है, सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। और शुरू में जो साहब ने बोला बहुत अच्छी बात बोली कि आते आते 5 सवाल नहीं निकले आपसे। हाँ ठीक है, धीरे धीरे सेट होता है। वो फ्लो जब बनता है ना तो फ्लो में बड़े कठिन कठिन सवाल भी निकल जाते हैं। बट ये है इंपॉर्टेंट कि आप शुरू में पहले आसान आसान करके मोमेंटम बना लो, ताकि मॉडरेट और डिफिकल्ट वाले सवाल लास्ट में करो आप। सर इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, मतलब मैंने जीडी का भी पेपर दिया है, ग्रुप डी का, एमटी, मतलब ऐसा कोई फॉर्म नहीं है जो मैंने फॉर्म नहीं भरा हो। और मैं हर बच्चे को ये रिकमेंड करता हूँ। लोग मुझे बोलते हैं कि ये गलत है, आप सीट वेस्ट कर रहे हो। सर मैंने 2021 का टियर 3 नहीं दिया, सीट वेस्ट नहीं करना थी तो क्यों ऐसा मैं बोलता हूँ? सर हमने बहुत बार देखा है कि एक बच्चा जो मॉक में घर पे 180 मार्क्स लेके आ रहा है वो हर बार पेपर में बिगाड़ के आ रहा है। उसका रीजन ये होता है कि सेंटर पे फियर आ जाता है उसको। अब क्या होता है ना, बच्चे ने एमटीएस का भी पेपर फॉर्म भरा है, जीडी का भी भरा है, 4 बार सेंटर पे जाता है ना सर, 5वीं बार तो खुद मैडम को बुला लेता है, मैम आप आओ, मेरे को पता है कि अंगूठा कहाँ लगाना है। तो ये कॉन्फिडेंस शो करता है आपका। आप पहली बार जाते हो तो आप थोड़ा डरे हुए रहते हो, वो स्क्रीन पे जब टाइमर पीछे चलता है, जैसे ही वो 10 सेकंड पाते हो तो ऐसा हाथ कांपने लग जाता है। ये सबके साथ होता है, मैं भी इंसान हूँ, पहले तो अटेम्प्ट में मेरे साथ भी, लेकिन फिर मैं 5-6 बार चला गया ना सेंटर पे, तो 7वीं बार में आपको लगता है कि नॉर्मल है, एक्चुअल एग्जाम एक्सपीरियंस आपको। हाँ बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को फॉर्म्स फिल करके और एग्जाम देने बार बार जाना चाहिए। ये पॉइंट में सही है, मतलब ये आपने अच्छी बात बोली। मुझसे कई बार लोग बोलते हैं कि सर ये फॉर्म भरा है, जाऊँ कि ना जाऊँ, सेंटर दूर आया है। तो मैं कहता हूँ तो भरा क्यों था जाओ देने यार, बिकॉज वो एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होता है। आप एग्जाम सेंटर पे जाके आपको नहीं लेना जॉब तो आप एक स्टेज के बाद आगे मत बढ़ो। अच्छी बात है कि आप CHSL जैसे दे रहे हो, आप डीवी मत कराओ, बिल्कुल है ना, बट एटलीस्ट एक बार जाके एग्जाम दोगे अगर आप, तो एक्सपीरियंस होगा ना कि SSC में क्वेश्चन एग्जाम में निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात बोली आप। और सर इससे तैयारी का भी पता चलता रहता है। जैसे स्टीनो का पेपर दिया, अब इंग्लिश में 100 में से 80-70 नंबर आए, इसका मतलब आपका इंग्लिश गड़बड़ चल रहा है। तो ये भी पता चलता है कि आपको किस सब्जेक्ट पे काम भी करने की जरूरत है। अच्छा ये बताइए मानिश की जो मॉक टेस्ट होता था उसके एनालिसिस वगैरह कैसे करते थे आप? सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मॉक देते हो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसका एनालिसिस। कभी भी ये गलती मत करना कि मॉक देने के बाद उठ के निकल जाना कि भैया 15 मिनट का ब्रेक लेकर घूम के आ रहा हूँ मैं। आपको ये करना चाहिए, अगर आपको ब्रेक लेना है तो आप 2 मिनट कुर्सी से खड़े होकर पानी पी के वापस आ जाओ, क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो उस टाइम अटैच रहता है उससे। आप उसी टाइम अगर एनालिसिस करोगे ना तो आप उस टाइम जो एनालिसिस करते हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एनालिसिस के तौर पर मैं क्या करता था, सबसे पहले इंग्लिश की बात करें सर, तो इंग्लिश में अगर कोई नई वोकैब तो मैंने आपको बताया कि उसमें जो कॉपी बनाई थी मैंने उसमें ऐड कर लेता था। अगर कोई नया रूल आया है तो उसको मैं ऐड कर लेता था। कोई नया फ्रेजल वर्ब अगर क्लोज टेस्ट में दिखा तो मैं उसको उस कॉपी में ऐड कर लेता था। इंग्लिश के लिए करता था। जीके के लिए जो अपन ने कॉपी बनाई थी 25 क्वेश्चन की, उसमें ये वाले क्वेश्चंस भी ऐड करना है जो गलत हुए हैं, इसमें ये नया कंटेंट है। रीजनिंग में अगर कोई क्वेश्चन है तो उसका लॉजिक में कहीं लिखता नहीं था, लेकिन समझ लेता था कि इसमें ये लॉजिक लगा है। और मैथ्स में अगर कोई क्वेश्चन आया है तो उसमें कुछ नया फॉर्मूला अगर दिखता था मुझे तो मैं वो नोट कर लेता था कि भैया इन सेंटर का ये वाला फॉर्मूला मैंने कभी देखा नहीं और ये फॉर्मूला लगा है, तो मैं उसको नोट कर लेता था। तो ये एनालिसिस इस तरीके से मैंने किया मॉक्स। और टियर 3 से रिलेटेड सवाल नहीं पूछेंगे क्योंकि अब तो वो एग्जाम में रहा नहीं। टियर 3 राइट, तो वो चला गया और बहुत शांति मिली है लोगों को। अभी 2021 वालों का रिजल्ट आया, उसमें लोग बता रहे हैं कि अजीब अजीब से नंबर मिले हैं लोगों को ना, तो वो अच्छा हुआ कि वो टियर 3 हटा दिया इन्होंने। जी जी, कम से कम अब जो भी है वो फेयर सिलेक्शन, ऑब्जेक्टिव बिल्कुल मार्किंग पे है, ना कि सब्जेक्टिव की कुछ भी दे दिया। ठीक है, वो चैलेंज कम से कम ना हो, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम है। मेरे पास लास्ट टाइम एक पेरेंट का कॉल आया जब पिछला रिजल्ट आया था, तो उनकी बेटी के बहुत अच्छे नंबर थे, लखीमपुर खीरी से थे, और पेरेंट की कॉल थी। वो इतना परेशान थे कि मेरी बेटी के 28 नंबर आ गए टियर 3 में, जबकि इतने अच्छे नंबर थे, उसको बहुत अच्छी पोस्ट मिलती। तो ये सब्जेक्टिव मार्किंग या तो बहुत अच्छे से हो या ना हो तो बेहतर है। ऑब्जेक्टिव आई थिंक इज बेटर। ठीक है, अब हमारे साथ हैं तैयारी के अलग एस्पेक्ट पे, मतलब
कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे डेली ऑन एन एवरेज? सारे एस्पिरेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी घंटों के हिसाब से मत पढ़ो। मुझे ये बहुत अच्छे से ध्यान है सर अभी भी कि मैंने जो 3 महीने तैयारी की है उसके एक एक दिन का मेरे पास हिसाब है। हिसाब का मतलब ये होता है, मैं हर एक स्टूडेंट को ये सजेस्ट करता हूँ कि आप कभी भी आवरली स्टडी मत करो, आप टारगेट बेस्ड स्टडी करो। आप रात को सोने से पहले या अगले दिन सुबह उठ के अपने टारगेट लिख लो। मैं लिखता था, मेरे पास अभी भी वो डायरी है सर। एक पॉइंट ऐड करूँ मानस? जी सर। ये बताइए अर्ली स्टडी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? कहाँ ये हमारी सोसाइटी और पेरेंट्स ने भरा। ठीक ये है, इतने घंटे बचपन में पढ़ना कैसे लोग बोलते थे ना कि ये दिन रात पढ़ता है, ये उनका लड़का 12-12 घंटे पढ़ता था। तो हमेशा मुझे ये महसूस होता था, ठीक है, कि मतलब जो इफेक्टिविटी उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। कोई मतलब नहीं है सर। हमने अगर 2 घंटे में पढ़ाई हमने कर ली तो हमारी वैल्यू नहीं, क्योंकि शर्मा जी का बेटा तो 12 घंटे पढ़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये मेंटेलिटी बच्चों के अंदर चली जाती है कि हम लोग बात करने लगते हैं आर्ट्स के टर्म में कि आप अच्छा टॉपर हो तो कितने घंटे आप पढ़ते थे। बट ये शिफ्ट लाना ज़रूरी है। बच्चे थे, ठीक है, बचपना ख़त्म हो गया। अब आप इस असलियत को समझो कि हम क्यों ऐसे बात करते हैं कि कितने घंटे पढ़ाई करते हो आप, टॉपर कितने घंटे पढ़ता है। आप ये देखो कि टॉपर कितना इफेक्टिवली पढ़ता है। वो अपनी पूरी दिन की पढ़ाई अगर 2 घंटे में ख़त्म कर लिया तो मस्त घूम रहा है, 4 घंटे में कर लिया मस्त घूम रहा है। तो यू फोकस ऑन द आउटकम ऑफ द स्टडी देन नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है, मतलब मैंने बीच में एक ऐसे ही मैं बच्चों को गाइड करने के लिए एक फ्रेमवर्क क्रिएट कर रहा था कि मैं कैसे इनको इस बात को समझा पाऊँ। तो मैं ये बना रहा था कि भाई लेट से अगर आप 10 घंटे पढ़ते हो और अगर 10 घंटे आपने पढ़े और आपने टाइम लिखा T = 10, तो एक पैरामीटर ये क्रिएट करो कि उसमें इफेक्टिव स्टडी कितने घंटे की है। बिल्कुल। व्हाट इज योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, और अगर वो यूटिलाइजेशन 80% के नीचे है तो तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, बैठ के घूमो मस्ती करो जाके। आप 80% ऑप्टिमाइजेशन तो दो। सर मैं तो हर बच्चे को ये बोलता हूँ कि अगर 4 महीने के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार नहीं हो तो मत तैयारी करो, क्योंकि तुमको समझ में आएगा लेकिन 4 अटेम्प्ट बाद समझ में आएगा। रील देखते रहते हैं बच्चे यार आजकल। सर मतलब जंजाल है खतरनाक। और अभी सर आपने भी देखा होगा, हम सब जितने लोग हैं सब ने बचपन में एक काम किया है, आखिरी के पन्ने खूब फाड़े हमने। ऐसा लिखा है ना, 6 बजे ब्रश, 6 से 6:30 एक्सरसाइज, 6:30 7 बजे आई विल ड्रिंक मिल्क। वो टाइम टेबल कभी जिंदगी में फॉलो नहीं होता है, कभी भी फॉलो नहीं हुआ। हमने कितने सारे पेजेस सबने बिगाड़े हैं ये पेजेस। उसकी जगह मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप क्या करें, एक कॉपी लें और उस पर आप जो कल कर रहे हो ना बस उसको लिख लो। आप जैसे कल सुबह उठे, आप खुद उठ के जब आपने जो भी किया हो, सुबह 7 बजे उठे तो वो लिख लो कि 7 बजे मैं उठा। फिर आपने 7:30 तक क्या किया तो वो भी लिख लो कि मैंने फ़ोन चलाया। मैंने 4 दिन ये लिखो, आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि मेरा टाइम कहाँ जा रहा है। और इसके बाद में फिर आप टारगेट्स फ्रेम करो। और कभी भी अभी बच्चा क्या माइंडसेट से उतरता है कि कुछ भी हो मैं 2 दिन में ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर दूंगा। सर पॉसिबल ही नहीं है। तुमने तुम्हारे माइंड को पहले ही बता दिया कि मेरे को ट्रिग्नोमेट्री 2 दिन में खत्म करना है। पढ़ने बैठता है सर 4 सवाल बनते नहीं तो बच्चा गिव अप कर देता है। छोटे टारगेट्स बनाओ आप ये बोलो कि मैं ट्रिग्नोमेट्री के सिर्फ 10 सवाल करूंगा, सिर्फ 8 सवाल। मैं क्या करता था, कर लेता था, उसके बाद उसके आगे टिक लगाता था, तो ऊपर के 4 टारगेट पर टिक दिखता था तो मोटिवेशन आता था कि इतना काम अपना हो गया। अब नीचे के 3 थे उनको भी रहता था कि जल्दी से इनको भी कंप्लीट करूं। तो मतलब मेरे पास 3 महीने का हिसाब था। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चे के पास एक डायरी होना चाहिए, बहुत जरूरी। और संडे को उसका एनालिसिस जरूर करता था कि इस हफ्ते में कोई गैप तो नहीं हुआ, कोई टारगेट छूटा तो नहीं है। तो ये एक इम्पोर्टेंट और ये बहुत ज़रूरी है मानस। सबको लगता है कि वो अपने बारे में सब कुछ जानते हैं जबकि वो कुछ नहीं जानते। बिकॉज यू नेवर गिव टाइम टू थिंक अबाउट योरसेल्फ। बिल्कुल। जैसे हमें लगता है कि पूरा दिन हम आज क्या कर रहे हैं, अगर हमें पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं या हमने क्या किया है, तो आप अपने आप को कभी समझ में, दिमाग हमेशा फूल करता रहेगा, सब सही जा रहा है, सब सही जा रहा है, और वहाँ बैठ के पता लगा दिन में 50-50 रील्स देख रहे हैं लोग। सर मतलब बच्चों की प्रॉब्लम क्या है पता है, जैसे बच्चे पूछते हैं सर आपने भी देखा होगा ज्योमेट्री नहीं बन रही। भाई नहीं बन रही, आपको ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपको पता चल गया कि ज्योमेट्री नहीं बन रही। अब आप हर किसी के घर जा जाके ये क्यों रो रहे हो कि ज्योमेट्री नहीं बन रही, नहीं बन रही, नहीं बन रही। आपको पता चल गया आपसे ज्योमेट्री नहीं बन रही, तो इतने सारे पेजेस लेके आओ, पेन के डब्बे लेके आओ और उसको घिसो, फिर क्यों नहीं बनेगी ज्योमेट्री। आपको पता चल गया आपकी वीकनेस की मेरी वीकनेस है कि मुझसे मेंसुरेशन नहीं बनता, मुझसे ज्योमेट्री नहीं बनता, आपको पता चल गया ये। लेकिन अब पता चल गया तो आप सब जगह रोने की बजाय उस पर काम करो ना। सब जगह कंटेंट अवेलेबल है सर। नेवर गिव अप का मतलब यही है ना, हम जितने भी बड़े लोगों की ऑटोबायोग्राफियाँ पढ़ते हैं सब में नेवर गिव अप यहाँ समझ में आता है कि आप पहले ही गिव अप कर देते हो, बनता नहीं है तो, और सब जगह फिर रोते हो कि मुझसे ज्योमेट्री नहीं बन रही, ज्योमेट्री नहीं बन रही। आप ट्राई तो करो। पहले के 25 दिन जिसने हिम्मत नहीं छोड़ी, फिर 25 दिन के बाद उसको मजा आने लगता है। वो होता है ना, शुरू मजबूरी में किए थे हम, मजा आने लगा। बिल्कुल यही होता है, ये फ्लो बन जाता है आपका। जहाँ थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप होता है टॉपिक में, आपको मजा आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो एक स्टेट के बाद वो मेहनत नहीं लगती है, बोलते हैं ना एफर्टलेस हो जाता है ना, एक परफेक्ट ऑर्बिट मिल जाता है आपको। और सर ये जो टारगेट आप बनाते हो ना, इससे आपको टाइम फील होगा। जैसे आपके दोस्त आ जाएंगे ना नीचे, आप चले तो जाओगे, मना कर नहीं सकते, लेकिन 10 मिनट आपको बाद आपको ऐसा लगेगा इनको कैसे भगाऊं मैं। ये फील होता है, मुझे सबको फील हुआ है जिन्होंने टारगेट
उनको ऐसा लगता है कि ये जा क्यों नहीं रहा भाई, ये जाए तो मतलब उसको ये लगता है कि मेरी पढ़ाई जा रही है। जितने बच्चे मैं उनको ये बोलूंगा कि आप 4 दिन ये करके देखो, आप टारगेट लिख के देखो, और 5वें दिन से आपको खुद को फील होगा कि मेरा टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है। और टारगेट में एक फायदा है, मतलब टाइम बाउंडेशन नहीं है। हाँ आपको सर, टारगेट पूरा करना है, 2 घंटे में कर लिया, उसके बाद आप मौज कर लो करो। तो मौज करो। बिल्कुल। हाँ, ठीक है। तो उसमें उसमें बहुत आदमी प्रोडक्टिवली काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब आप घंटे का टारगेट रखते हो तो वो पार्किंसन लॉ है ना, हाँ हाँ कि हाँ, वर्क फिल्स द अवेलेबल टाइम। कि बिल्कुल लेट सर। से अगर आपने किसी काम में कोई टाइम लिमिट नहीं लगा रखी है, या जितना भी टाइम लिमिट लगा रखी है, काम उतनी देर में उभर लेगा। वो भले ही 1 घंटे का काम हो 10 घंटे चलेगा, बिल्कुल, क्योंकि तुमने बिल्कुल 10 घंटे का टाइम दिया उसको। बिल्कुल। लेकिन अगर आप लेट से उस चीज़ के लिए थोड़ा सा कॉन्शियस है लेट से, और आपने टास्क ओरिएंटेड खुद को रखा, मेरे को टास्क फिनिश करना है, उसके बाद मैं मस्ती कर सकता हूँ, तो आप जल्दी करके अपना मस्ती करो। ठीक, बिल्कुल सही बात है। माना साहब आते हैं, कुछ बात करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में। तो तैयारी के दौरान कुछ मोटिवेशन वगैरह के लिए कुछ करते थे? सर मुझे ऐसा लगता है हाँ। कि मतलब ये जो मोटिवेशन होता है, मुझे ऐसा लगता है कि 2 दिन का ही होता है। कि 2 दिन आप संदीप महेश्वरी की वीडियो देख ली आपने और बेहतरीन 2 दिन पढ़ाई कर ली, और तीसरे दिन से आप अपनी वाली पे वापस आ जाते हो। तो मोटिवेशन एक्चुअली में क्या होता है ना, आप कुछ मत करो, बस उठो। अगर आप दिल्ली में रह रहे हो और आपके माता पिता हरियाणा के हैं, कुछ मत करो, बस उनका वीडियो कॉल पे ना चेहरा देख लो एक बार, या सुबह उठ रहे हो ना तो उनका चेहरा देख लो कि मतलब क्यों करना है मुझे। सिर्फ एक ही रीज़न है कि मुझे इनके लिए करना है, कि चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब जैसे आज मैं आपको बता रहा हूँ, एक्साइज इंस्पेक्टर बन गया मैं, अभी दिल्ली में भी आया, गेजेटेड ऑफिसर्स के बाद साइन करेंगे, तो वो लोग एक आपको अलग ही रिस्पेक्ट देते हैं कि सर, मतलब एक फील होता है। आपके माता पिता जो हैं उनको, मतलब मेरे घर पे सब लोग आए थे, तो बहुत अच्छा लगता है आपको, उनको बहुत प्राउड फील होता है कि उनके बेटे की वजह से उनका नाम हुआ। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन जो है वो यही है कि आप कुछ मत करो, सिर्फ अपने माँ बाप का चेहरा देखो। आप जब जब वो देखोगे ना, तब हो जाएगा, तब होगा। जैसे ही आपको लगता है कि डिमोटिवेट हो रहा हूँ, तो उनको देख लो कि नहीं यार, बापू को बुलेट दिलाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने पैसे से। मैंने सर 11th के बाद से कभी घर से पैसे नहीं लिए। 11th क्लास से लेके आज तक, मतलब ये जीन्स, ये शर्ट, ये सब अपने पैसे से ही। आईफोन लिया खुद के पैसे से। बहुत ऑड काम किए मैंने 11th, मतलब मार्केट में घूमा, भटका इधर उधर, मतलब बहुत ऑड काम किए, ताकि सर समझ में आता है चीज़ें कि भैया आप ऐसा किया, ऐसा हुआ। मार्केट में आप जाते हो, लोगों से मिलते हो, तो बहुत चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है मतलब कि मोटिवेशन का सबसे बड़ा, और सर एक बात और है कि आपकी लाइफ सिर्फ और सिर्फ आप खुद ही चेंज कर सकते हो, कोई भी चेंज नहीं करेगा, कोई भी चेंज नहीं करेगा। आपकी लाइफ सिर्फ और सिर्फ आप ही चेंज कर सकते हो। और इंसान चांद पे चला गया तो पेपर ही है, बस वो रोना बंद कर देंगे ना जिस दिन हम की मेंसुरेशन नहीं बन रहा, सब बनेगा, करना चालू करो बस। आज ही की सुबह की क्लास में बता रहा हूँ, मॉर्निंग क्लास ले रहा था, और एक किसी ने कमेंट किया कि सर बड़ा टफ लग रहा है सब कुछ। तो मैंने बोला कि ये जो शब्द होते हैं ना, ये दिमाग की ट्रिक होती है। हमारा ब्रेन जो है ना, अनकंफर्टेबल सिचुएशंस के लिए ना ऑप्टिमाइज्ड ही नहीं है। वो तरीका ढूंढता है कि कैसे बचा जाए। ये हमारा ब्रेन ऐसा ही है, माइंड ऐसा ही है। तो जैसे ही वो कोई चीज़ ऐसी है जहाँ पर उसको लगता है थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा, तो वो एक लेबल लगाएगा इस पर कि टफ है। अब अगर ये टफ है तो इसका मीनिंग क्या मैसेज आपने दे दिया कि ये तो टफ है इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देन यू विल लीव इट कुछ दिनों में कि ये टफ है तो आएगा ही नहीं एग्जाम में, ठीक है। तो अनकंफर्टेबल सिचुएशन में वही होता ना कि लोग अपने कंफर्ट जोन में इतना घुसे होते हैं। तो मैंने 5 मिनट यही समझाया कि आप अपने कंफर्ट जोन से अगर बाहर नहीं निकलोगे ना, तो आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे। वो निकलता है सर आदमी, लेकिन समय निकलने के बाद, समय निकलने के बाद, जैसे अभी मतलब मुझे खुद ये लगता है, बच्चे बोलते हैं 4 अटेम्प्ट में एसएससी नहीं निकलेगा, बहुत टफ है। सर ऐसा नहीं है। अभी हम मतलब लोग है ना, सब चीज़ों पे वापस बात कर लेंगे, वैकेंसी नहीं आ रही, रिजर्वेशन हो रहा है। भाई तुमको तो एक सीट चाहिए, तुम मेहनत तो करो उस लायक, फिर उसके बाद आप ये सब चीज़ें बोलो। आप ना मेहनत कर रहे हो, उसके बाद में ये सब चीज़ों पे ब्लेम कर रहे हो। फिर पेपर आता है सर, डेट आ जाती है, और ये पेपर आ गया, डेट आ गई, इन्होंने तो एकदम से डेट दे दी। जिसको निकालना है वो निकाल ले, बस जिसको निकालना है ना, वो कोने में कमरे में बैठ के चुपचाप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ता है, और तबीयत से पढ़ता है। और मैं एक बात बहुत ज़्यादा, मैं थोड़ा डेटा से खेलने वाला आदमी हूँ, तो मैं एक बात बोलता हूँ कि जो टॉप सेलेक्टेड कैंडिडेट है और जो बॉटम सेलेक्टेड कैंडिडेट है, उसमें भी अच्छा खासा नंबर का गैप होता है। 70-80 नंबर का गैप तो होता है। ये कितना होता है? बिल्कुल होता है सर। कट ऑफ जो होती है और जो टॉप लड़का होता है, बिल्कुल। तो ऐसा भी नहीं है कि टैलेंट डेंसिटी इतनी हाई है कि 1 नंबर में सारा सिलेक्शन हो गया। जिस दिन ऐसा हो गया, उस दिन मुझे लगेगा कि यार इतना सुप्रीम कंपटीशन है कि यार ये तो एक आदमी की रीच के बाहर है। लेकिन जब 80 नंबर के गैप में बच्चे आज भी सिलेक्ट हो रहे हैं, तो कोई क्यों रो रहा है? बिल्कुल, रोने का कोई चांस ही नहीं है। चांस ही नहीं है। आप अपनी दम लगा के मेहनत करो, और उस 80 नंबर के बैंड में मुझे लगता है कोई भी घुस सकता है अगर तमीज से मेहनत कर ले तो। बिल्कुल लिस्ट में हो सकता है। वो एफर्ट का, एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम होता है कि लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तैयारी के दौरान मानस कोई फिजिकल एक्टिविटी वगैरह आप करते थे? सर मैं थोड़ी एक्सरसाइज करता था और हल्का फुल्का योगा करता था।
लेकिन इतना ज़्यादा तो नहीं करता था। बाकी हाँ हल्का थोड़ा फुल्का योगा कैसे होता है? हल्का फुल्का मतलब सर कि जैसे थोड़ा सा अनुलोम विलोम कर लिया 10 मिनट छत अच्छा पे अच्छा, जाके। मतलब कोई स्ट्रिक्ट रूटीन नहीं? स्ट्रिक्ट रूटीन नहीं था, अगर नहीं भी हो बेसिक पाया तभी प्राणायाम। तो चलता था। हाँ ओके ओके। और मैं आपको बता दूं कि मानस की जो हाइट है वो 6 फीट 4 इंच की है। अभी हम मेज़र करेंगे, मैं मानूंगा नहीं इतनी आसानी से ठीक है, बट अगर ऐसा है तो ये रेमोविट टॉपर्स में आने वाले सबसे लंबे टॉपर कहलाएंगे। 6'3" वाला आ चुका है, 6'2" वाले आ चुके हैं, 6'1" वाला भी आ चुका है, 6'4" वाले ही पहले होंगे। ठीक है, तो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है या घर में सबकी लंबी हाँ लंबी सर, हाइट है मैं आपकी? स्पोर्ट्स में मैं टेबल टेनिस में स्टेट खेला हूँ, वॉलीबॉल भी स्टेट खेला हूँ, दोनों स्टेट खेला हूँ। तो टेबल टेनिस वगैरह खेलने जाता था मैं उस टाइम पे। तो हमारा 6'4" के आप हो तो लड़की आपको कितनी हाइट की चाहिए? 5'4" तो बड़ी छोटी हो जाएगी आपके लिए। सर उस चीज़ पे भी सोचा नहीं मैंने। सोचा नहीं, विचार नहीं किया? करना पड़ेगा भैया, ये तो जरूरी विषय है। चलो इस पे एक सवाल पूछ लेता हूँ कि जैसे बच्चे मुझसे रिलेशनशिप के बारे में पूछते रहते हैं कि मतलब तैयारी के दौरान रिलेशनशिप होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, आपका कुछ क्या व्यू है? कुछ थी गर्लफ्रेंड वगैरह आपकी? सर वो मतलब एक थी और उस टाइम पे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो रिलेशनशिप है अगर आप दोनों मैच्योर हैं तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे हमारे केस में ऐसा था कि वो खुद भी अभी एसबीआई में पोस्टेड है ऊना में, और अभी सीजीएल की तैयारी कर रही हैं वो भी। तो हमारे केस में ऐसा था मतलब कि जैसे मैं सुबह 3 बजे उठ के पढ़ता था तो मैं उनको भी फ़ोन करके उठाता था कि उठो आपको भी पढ़ना है। किसी दिन मैं सोचते रह जाता था तो वो मेरे को फ़ोन करके उठा देती थी कि आपको उठो आपको पढ़ना है। तो एक अच्छी केमिस्ट्री से ये हुआ कि उसके भी 3-4 एग्जाम क्लियर हुए बट और अच्छी मेरे भी। केमिस्ट्री में प्रॉब्लम और भी हो जाती है कि लोग लंबी लंबी बातें करने लगते हैं, फिर पढ़ाई कहाँ होती है? ये भी नहीं तो नहीं सर, प्रॉब्लम। वो चीज़ हमने मतलब उस टाइम पे ऐसा था कि सर मुश्किल से हम 10 मिनट बात कर पाते थे। दोनों तैयारी कर रहे थे क्या? दोनों तैयारी कर रहे थे अच्छा और अच्छा। हम दोनों ने वो जो टारगेट वाली आदत थी वो बनाई हुई थी। हालांकि मुझे अभी तक ये भी ध्यान है कि अगर हम बात भी शाम को 5-10 मिनट करते थे ना तो उसमें भी वोकैब की बात चालू हो जाती थी अपने आप। एक ही शहर में थे आप, दूर दूर थे? नहीं, थोड़ा दूर थे, मतलब 100 मुलाकात 100 मुलाकात होती थी नहीं? वो सर पेपर देने वगैरह आते थे तो उस टाइम पे। मतलब ऐसा नहीं था कि हफ्ते में मिलना है नहीं वगैरह? नहीं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं। और मैं सबको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर देखो ये सर पर्सनल पे डिपेंड करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है सामने वाले के साथ। अगर सामने वाला आपके साथ बेहतर अंडरस्टैंडिंग रख रहा है तो ये चीज़ें बहुत अच्छी ही होंगी। जैसे बैलेंस ही मुश्किल होता है, लेकिन मुझे वही लगता है कि वही आदमी ना थोड़ा इमोशन में बह गया वही तो उसकी दिशा अलग हो जाती है। या तो आप गोल को लेके अपने क्लियर हो कि भाई मेरे सख्ती को पढ़ना है, हाँ, सख्ती रखना है अपने को, कि अभी पिघलना अभी नहीं। करियर बनाना है, बिल्कुल अभी करियर बनाना है, तो हाँ वो फोकस वो रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल रिलेशनशिप भी रहेगी, तो आई थिंक इट्स वंडरफुल। बिल्कुल। जहाँ पिघल गए आप वहाँ दिक्कत हो जाएगी, पिघलना वहां नहीं निकल गए वहाँ। हाँ बस वही कंपटीशन से निकल बिल्कुल गए बिल्कुल। ठीक है। मतलब उनके भी 3 एग्जाम्स क्लियर हुए सर, एसबीआई में पीओ और एसबीआई क्लर्क, फिर आरआरबी में क्लर्क उन्होंने काम किया है, अभी वो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो मतलब बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग था और सारे मतलब 7 एग्जाम्स निकले हम लोगों के, तो बहुत बढ़िया चीज़ थी। आई थिंक वही है कि आई थिंक ये देखना जरूरी है कि दोनों इंसान का फ्यूचर गोल्स क्या है, बिल्कुल बिल्कुल वो अलाइन बिल्कुल, होना चाहिए, बिल्कुल है बिल्कुल ना? बिल्कुल। तो आई थिंक कन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। हाँ 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 सर। राइट। और एज ए पर्सन भी खुद को आपको उस समझना है कि आपका करियर आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा क्योंकि इम्पोर्टेंट है। करियर नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। वही 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 वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मानस आपका एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट्स के लिए क्या संदेश है? एक हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अचीवेबल है अगर आप मेहनत करो, बट स्टिल देयर आर मेनी चैलेंजेस ऑन द वे। मेंटल बैटल है, एक बैटल है, फैमिली सपोर्टिव नहीं मिलती कुछ लोगों को, तरह तरह की प्रॉब्लम्स हैं लोगों को, तो क्या एटीट्यूड लेके वो चलें कि वो भी आपकी तरह इतनी बढ़िया रैंक के साथ इस एग्ज़ाम को निकाल पाए? सर मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो आपको डेडिकेटेड पूरा तरीके से होना पड़ेगा। अगर आपने प्रण लिया है कि मुझे एसएससी सीजीएल निकालना है तो आपको बाकी सब कुछ थोड़े टाइम के लिए छोड़ना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं आज इंस्टाग्राम डिलीट कर दूं, तो ये सब बच्चे करते हैं। हम लोग ने भी इंस्टा अपने फ़ोन में रखा है उस टाइम पे, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हो आप। आपके अंदर खुद वो मैच्योरिटी आ जाती है कि मुझे कुछ करना है, और ये आप अपने अंदर जितना जल्दी ले आओगे उतना आपको ज़्यादा फायदा होगा। दूसरी चीज़ ये है कि जैसा मैंने अभी बताया कि आपको खुद ही सब करना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई आएगा मुझे बोलेगा कि ले बेटा एक कॉपी ले और एक अलजेब्रा के सवाल तू कर, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको पढ़ा दिया गया है, आपके पास सब बुक्स है, लेकिन फिर भी आप अगर ये बोल रहे हैं कि मुझसे ये नहीं बन रहा, तो आपको उस पर काम करना पड़ेगा और ये आपको ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हर टॉपर शो में यही देखते हैं हम। मुझे सर पर्सनली ऐसा लगता है कि आप देखिए सर, लोग मुझे बोलते हैं कि आपकी 42-41 रैंक है और मतलब आपको देख के ऐसा लगता नहीं है यार, तो सर मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि मैंने कोई बड़ा काम कर दिया। उसका रीज़न ये है कि मेहनत हर कोई करता है। मैं यूट्यूब पे ज़्यादा लोगों को फॉलो नहीं करता, बहुत कम लोगों को फॉलो करता हूँ, लेकिन एक बंदा है, आपने सुना होगा सर, रवि कुमार सिहाग। उन सर को मतलब पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि वो जो बंदा है ना वो बहुत जेन्युइन। उनकी एक बात से मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता हूँ। मतलब मैं ये हमेशा बोलता भी हूँ कि अगर मैं आज कुछ बन पाया हूँ, तो उसमें मेरी मेहनत का जो एक अंश है ना वो शेष मात्र है। क्योंकि सर आप देखिए, मेहनत हर कोई करता है। लाइब्रेरियाँ भरी पड़ी है, बच्चे सुबह 7 बजे जाते हैं, रात को 10 बजे आते हैं,
लेकिन मेहनत के अलावा करोड़ों लोगों की जो ब्लेसिंग्स आपके साथ में होती है, उसके अलावा जहाँ से आप खाना खा रहे हो उसका भी आपके उसमें योगदान है। मतलब आप अच्छा पढ़ पा रहे हो तो आपके माँ बाप का योगदान है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ उनका भी उसमें बहुत बड़ा योगदान है। आपकी मेहनत मुझे लगता है एक शेष मात्र होता है। मतलब बच्चे होते हैं ना कि मैंने तो ये कर दिया, बहुत बड़ी बात है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और सीधी बात यह है सर, अभी 1 से 2 साल जो है, मतलब 2024 इलेक्शन से पहले भयंकर वैकेंसी आ रही है सर। एसएससी फुल फॉर्म में है। मतलब अभी अब आप ये भी नहीं बोल सकते कि एसएससी नौकरी नहीं दे रहा। अब सरकार भी चाह रही है कि आप नौकरी लो, लेकिन अगर आप खुद ही अब अगर मेहनत करना नहीं चाह रहे हैं तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। सही बात है, एग्री राइट। सो मानस, आपने बहुत अच्छे से सारे सवालों का जवाब दिया इस इंटरव्यू में। मुझे पूरी उम्मीद है कि जितनी भी स्टूडेंट कम्युनिटी है जो एसएससी की तैयारी कर रही है उसको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल सर। एक पर्सपेक्टिव मिलेगा कि तैयारी कैसे की जाती है, एक पर्सपेक्टिव मिलेगा कि ज़िंदगी कैसे जीना है। जी सर। किस तरह से सक्सेस पाने के बाद भी घमंड नहीं करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेस किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बुलाया और मेरी जर्नी शेयर करने का मौका दिया। बहुत टाइम से रेमो सर के पीछे पड़ा था मैं कि सर मुझे इंटरव्यू देना है, और फाइनली सर ने आज बुलाया। तो थैंक यू सो मच, क्योंकि मेरे थ्रू बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो मतलब सीख पाएंगे कि कैसे खुद से पढ़ना है, क्या करना है। तो थैंक यू वंस अगेन सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।